में आए और हम ट्रेनिंग को अच्छे से समझ सकें। तो दिस साइड विक्रांत सिंह फ्रॉम ओनगे टेक्निकल डिपार्टमेंट, आप सबने नाम सुन लिया होगा। और सेकंड है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चन को पेपर पे नोट करके रखे और मीटिंग के एंड में हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। तो कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपके हाइब्रिड से रिलेटेड होने चाहिए, टेक्निकल क्वेश्चन होने चाहिए, तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर यूटीएल सोलर के आपको इस तरह से देखने को मिले होंगे मार्केट में। सिंगल फेस और 3 फेस इन्वर्टर हैं ये आपको सिंगल फेस में 5 और 6 किलोवाट में मिले होंगे और 3 फेस में आपको 5 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट की रेंज में देखने को मिले होंगे। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी एक कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ताकि उन फीचर्स को हम जब समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरी कंपनी के इन्वर्टर में क्या फीचर दिया जा रहा है और हमारे इन्वर्टर में क्या फीचर्स है, तो हमारा इन्वर्टर डिफरेंट कैसे है, तो इसके बारे में समझना है हमें। स्मार्ट लोड फंक्शन है, स्मार्ट लोड का इसमें फंक्शन रहता है, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहता है। स्मार्ट बैटरी चार्जर डिजाइन है जो बैटरी की एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। मल्टीपल ऑपरेशन मोड है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और यूपीएस मोड है। आप सभी को मेरी वॉइस और ये पीपीटी क्लियर शो हो रही है? अगर किसी को नहीं हो रही है तो प्लीज एक बार फिर से मीटिंग लिंक ज्वाइन करें। प्रोग्रामर सप्लाई प्रायोरिटी फॉर बैटरी एंड ग्रिड, यानी कि आप सेट कर सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी लोड के लिए बैटरी से देनी है या ग्रिड से देनी है, या बैटरी को पहले ग्रिड से चार्ज करना है या सोलर से चार्ज करना है, तो इस तरह के फंक्शन इसमें दिए गए हैं। स्मार्ट सेटेबल 3 स्टेज एमपीपीटी चार्जिंग ऑप्शंस हैं फॉर बैटरी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए, जैसे कि हमारे ऑक्सीडी इन्वर्टर्स के अंदर होता है। फ्लोट चार्जिंग होती है, ट्रिकल चार्जिंग होती है, इक्वलाइजेशन मोड होता है, तो इस तरह से हाइब्रिड इन्वर्टर में भी ये फंक्शन दिए गए। विद बिल्डिंग एक्सपोर्ट लिमिटेशन फंक्शन, हाइब्रिड इन्वर्टर में एक एक्सपोर्ट लिमिटेशन फंक्शन है जिसको हम जीरो एक्सपोर्ट बोलते हैं। कृष्णा जी माइक म्यूट रखो अपना। एंड जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन का बेसिकली यूज यही रहता है जिसमें अगर कहीं नेट मीटरिंग नहीं हो रही है तो वहां पे हम जीरो एक्सपोर्ट फंक्शन को यूज करके इस हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एसी कपलिंग टू रेट्रोफिट है, यानी कि अगर ऑलरेडी कोई सोलर का प्लांट लगा हुआ है घर में और आप हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाने जा रहे हो, ऑनग्रिड इन्वर्टर्स जो लगा हुआ है पहले वाला, उसकी भी आउटपुट पावर को हम इस हाइब्रिड इन्वर्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आप 10 इन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल मल्टीपल ऑपरेशंस का फीचर्स है इसमें, यानी कि मल्टीपल इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम चार्जिंग डिस्चार्जिंग एम्पियर 70 एम्पियर से 240 एम्पियर रहता है। हाई वोल्टेज बैटरी ऑफर इनहेंस एफिशिएंसी, यानी कि आप हाई वोल्टेज की बैटरी का यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं 48 वोल्ट 51.2 वोल्ट के साथ। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ ये जो ट्रांसफार्मर लैस हैं, इनमें आप 51.2 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी ही यूज करोगे 48 वोल्ट के साथ। नेक्स्ट है हाइब्रिड इन्वर्टर की बेसिक वर्किंग। तो इसको आपको समझना होगा कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स की जो बेसिक वर्किंग है वो किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स की जो पावर है वो डीसी-डीबी के थ्रू इस हाइब्रिड इन्वर्टर को गई है। इसी तरह हमने बैटरी यूज की है, एक डीसी स्विच लगाया यानी कि डीसी एमसीबी का यूज किया है और वो भी हमने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट की है। इसी तरह इसमें एक बैकअप लोड का पॉइंट है, यानी कि ऐसा लोड जिसको आपने एज ए बैकअप की तरह चलाना है, यानी कि जब ग्रिड चला जाएगा तो आपको बैटरी से बैकअप लेके उस लोड को चलाना है। साथ में ये जो मेन ग्रिड आ रही है, इस ग्रिड के साथ आपके घर का लोड ऑलरेडी कनेक्ट है और यही ग्रिड आपके इन्वर्टर को एज ए इनपुट की तरह जा रही है। और इसमें एक स्पेशल ऑप्शन है जो स्मार्ट लोड का हमने डिस्कस किया था। तो स्मार्ट लोड का मतलब है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर कोई ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसकी भी पावर को यूज कर सकते हैं, या फिर आप जेनसेट अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग ओवरव्यू है हाइब्रिड इन्वर्टर को लेके। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसमें वर्किंग कैसे होती है, कौन सी अप्लायंसेस कहाँ हमें कनेक्ट करने होते हैं, डीसी इनपुट कहाँ देना है, पैनल्स बैटरी का लोड किस तरह से कनेक्ट रहता है, मेन ग्रिड कैसे कनेक्ट रखनी है, डीजी या फिर अगर हम कोई ऑन ग्रिड यूज करना चाहते हैं तो वो भी इसमें फैसिलिटी है। और लास्ट है मॉनिटरिंग आप सब जानते हैं कि हम अपने सभी इन्वर्टर्स में अभी कर रहे हैं।
इसी तरह इसका इंटरनल वायरिंग डायग्राम है। इंटरनल वायरिंग डायग्राम में सेम वही दिखाया गया जो कि लास्ट स्लाइड में था। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर में हमने सोलर को लगाया, बैटरी कनेक्ट करी, कोई डीजल जनरेटर है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर हम लगाना चाहते हैं तो उसकी भी इनपुट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लोड पॉइंट है, हमने लाइन और न्यूट्रल पे लोड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह हमने ग्रिड के लिए लाइन न्यूट्रल दे दिया है और घर का लोड उस ग्रिड वायर के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक बेसिक इंटरनल वायरिंग डायग्राम है। इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हम समझ सकें कि भी इन्वर्टर के साथ हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सोलर पैनल के बारे में टेक्निकल डिस्कशन है। यानी कि जब भी हम कोई सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, हम जब भी स्ट्रिंग बनाने जाएंगे सोलर पैनल्स के साथ, तो हमें सोलर पैनल की बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि पैनल कितने वाट का है, पोली है या मोनो है, उसका वीओसी रेंज क्या है, उसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना रहता है, मैक्सिमम एम्पीपीड मैक्सिमम वीएमपी वोल्टेज कितना है उसका, और उसका मैक्सिमम करंट कितना है। यानी कि अगर एक पैनल है उसकी हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होने वाला है। तो पैनल की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आप सभी साइटों पे जाते होंगे, ऑन ग्रिड है चाहे वो सोलर पीसीयू है, हर जगह सोलर पैनल्स लगे। तो इन्वर्टर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं स्ट्रिंग्स को तो हमें वीओसी के अकॉर्डिंग, इन्वर्टर वीओसी के अकॉर्डिंग पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती हैं। उसके लिए हमें पैनल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज VDC 1500, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पैनल को यूज कर रहे हैं 540 वाट के पैनल को, तो आप सीरीज में इतने पैनल लगा सकते हो जिसकी वोल्टेज 1500 वोल्ट के अंडर हो, क्योंकि इसका जो सर्किट डिजाइन है वो 1500 वोल्ट के लिए डिजाइन है। 1500 वोल्ट से ऊपर अगर आप स्ट्रिंग बनाएंगे तो पैनल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको हाई रेटिंग यानी कि यूटिलिटी स्केल के इन्वर्टर में ये चीज समझ आनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है इन्वर्टर की माउंटिंग। देखिए, आप सब जानते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर पे जो ट्रांसफार्मर लेस है उस पे कंपनी 5 ईयर की वारंटी देती है। तो जब हम वारंटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि इन्वर्टर प्रॉपरली माउंट होना चाहिए। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए बेसिकली क्या है, इसकी बेस प्लेट साथ में रहती है। वॉल पे माउंट कर रहे हैं तो फास्टनर के थ्रू हम इसको प्रॉपरली माउंट करते हैं। और हाइब्रिड इन्वर्टर को मोस्टली वर्टिकल पोस्ट में रखा जाता है या फिर 15 डिग्री टिल्ट एंगल पे भी आप इसको माउंट कर सकते हैं। इस तरह की पोजीशन में बिल्कुल भी माउंट नहीं करना है इसको, क्योंकि इससे इसके टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जहाँ भी आप जाते हैं साइट पे तो वहाँ पे इन्वर्टर की माउंटिंग को जरूर वेरीफाई करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कंप्लेंट क्लोज कर दी, इन्वर्टर वर्किंग में आ गया और आपके जाते ही वो इन्वर्टर नीचे गिर गया। तो इसलिए माउंटिंग का खासकर आपको वहाँ ध्यान रखना। ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स का व्यू है जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको इन्वर्टर्स इंडिकेटर के लिए 1 नंबर पॉइंट दिया गया है, LCD डिस्प्ले है, फंक्शंस बटन्स हैं, बैटरी इनपुट कनेक्टर्स हैं, RS-485 या कैन पोर्ट कहाँ लगाना है, मीटर पोर्ट कहाँ यूज करना है, फंक्शन पोर्ट कौन सा है, पैरेलल पोर्ट के लिए हम कहाँ कम्युनिकेशन वायर को कनेक्ट करेंगे, जनरेटर इनपुट हमें कहाँ लगानी है, लोड और ग्रिड वायर हमें कहाँ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हर पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। तो एक बार आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि जब आप टेक्निकल टीम से बात करेंगे तो वो किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं और आप उनकी बात को कैसे समझ रहे हैं। कुछ पैकिंग बॉक्स के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर को जब हम ओपन करते हैं पैकिंग से, तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज रहती है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इन्वर्टर के साथ एक उसकी बेस प्लेट आती है, फास्टनर्स आते हैं, हाइब्रिड हार्डवेयर स्क्रू रहते हैं, कम्युनिकेशन केबल्स है, ये एलन की है, टेम्परेचर सेंसर है, सीटी भी उसके साथ आती है। यूजर मैनुअल आपको सॉफ्ट कॉपी में यानी कि वारंटी कार्ड के QR कोड में देखने को मिल रही है और डाटा लॉगर रहता है, MC4 कनेक्टर्स हैं। तो इस तरह से बेसिक एक्सेसरीज इन्वर्टर के साथ आती है। और हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक टूल्स हमारे पास होने चाहिए। आप सबके पास अगर ये टूल्स हैं तो आप इजीली हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए या कि किसी भी बैटरी बेस्ड इन्वर्टर के लिए आप बोल सकते हो,
इन्वर्टर के लिए जो बेसिक वायरिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि आपको अगर हाइब्रिड इन्वर्टर कनेक्ट करना है 51.2 वोल्ट बैटरी बैंक के साथ, तो आपको बैटरी टू इन्वर्टर वायर साइज क्या यूज करना है। उसके बाद फिर आपको ग्रिड इनपुट वायर क्या वायर साइज कितना यूज करना है। फिर आपको लोड पॉइंट के लिए वायर साइज कितना यूज करना है। सोलर पैनल की स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या वायर साइज यूज करना है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको ही फॉलो करना चाहिए। और ये यूजर मैनुअल में भी क्लियर दिया गया है, तो आप यूजर मैनुअल से भी इस डिटेल को निकाल के वेरीफाई करके वहाँ दे सकते हैं या कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं 51.2 वोल्ट पे, तो आपको पता है कि मोटा मोटी 100 एम्पियर का डिस्चार्जिंग करंट होगा अगर 5 किलोवाट का लोड चलेगा। तो 100 एम्पियर को किसी वायर के थ्रू डिस्चार्ज करवाने के लिए उस वायर का साइज भी उतना होना नेसेसरी है। तो इसलिए जाते ही पहले वायर साइज ही देखना चाहिए कि इन्वर्टर पे कौन कौन सी वायर साइज कनेक्ट किए गए हैं। वो डिटेल आपको पहले से ही कलेक्ट कर लेनी है और फिर आप टेक्निकल टीम से डिस्कस। बैटरी टर्मिनल्स है मोस्टली हम सब क्या देखते हैं कि किसी भी इन्वर्टर में जब हम वायर इंसर्ट करते हैं या टर्मिनेशन करते हैं तो वहाँ बिना किसी थिम्बल या लग्स के हम वायर को छील के उस टर्मिनेशन में टाइट कर देते हैं। तो इन फ्यूचर में क्या होता है कि वो वायर कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से वो टर्मिनेशन लूज होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ फ्यूचर में बर्निंग हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हाइब्रिड इन्वर्टर में खासकर बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप बैटरी वायर लगाते हैं तो प्रॉपर सिंबल का यूज करना है और प्रॉपर इसको नट को इसके बोल्ट को टाइट करना है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। इसी तरह बैटरी वायर के अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर सेंसर की वायर को हमें कहाँ लगाना है, 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे। अगर आप कोई सीटी यूज कर रहे हैं तो उसको 3 और 4 नंबर पिन पे यूज करना है। तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन वायर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से RS-485 कैन पोर्ट दिया गया है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन वायर का यूटिलाइज करना है। अगर आपको इन्वर्टर पैरेलल कनेक्ट करनी है तो इस तरह से आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट में। एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर को भी कम्युनिकेशन वायर कनेक्ट करके इन्वर्टर पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि इन्वर्टर के टर्मिनल पे भी बिल्कुल क्लियर दी गई। तो यूजर मैनुअल में भी ये बिल्कुल अच्छे से मेंशन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि बैटरी के साथ जब हम बैटरी सेंसर का यूज करते हैं तो उसको 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे उसकी वायर को हम अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके वायरिंग कनेक्शन को लेके। यहाँ आप जेनसेट, लोड और ग्रिड वायर को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ मेंशन किया गया कि जेनसेट की वायर को आपको यहाँ इस पोर्ट में कनेक्ट करना है, लोड की वायर को यहाँ कनेक्ट करना है, ग्रिड की वायर को आपको यहाँ कनेक्ट करना है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वायरिंग को लेके बिल्कुल क्लियर मेंशन है इन्वर्टर टर्मिनल्स पे, तो वहां से भी आप रीड करके कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई सीटी यूज कर रहे हैं तो जो मेन ग्रिड वायर है यानी कि मीटर से जो वायर आ रही है वायर में आपको अगर पीपीटी शो नहीं हो रही है तो एक बार लिंक को फिर से यूज करें। और ग्रिड वायर है जो फेस वायर है, उसी फेस वायर में हमें सीटी को हैंग करना होता है। हम सीटी क्यों यूज कर रहे हैं, सपोज करिए किसी साइट पे नेट मीटरिंग नहीं हुई अभी या नेट मीटरिंग होने में डिले है, तो वहां पे हमने हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया। तो इस सीटी की हेल्प से हम उस इन्वर्टर को सेम डे ही ऑन कर सकते हैं। ये सीटी क्या करेगी, ये पावर को ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट नहीं होने देगी। जो भी आप घर में लोड चलाओगे सिर्फ उतनी ही पावर प्रोड्यूस होगी। तो इस सीटी का ये बेनिफिट होता है। सीटी पे एक एरो डायरेक्शन होती है, एरो डायरेक्शन आपके इन्वर्टर साइड होनी चाहिए और सीटी की वायर को आपको इस तरह से 5 नंबर और 4 नंबर पिन पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम 10 इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल कनेक्शंस के लिए इस तरह से वायरिंग डायग्राम दिया गया है। थोड़ा सा आपको जूम करके इसको देखना होगा। अपने फोन पे आप इसको जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यूजर मैनुअल में भी बिल्कुल क्लियर मेंशन। तो इस तरह से हम मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सपोज करिए हमने ये 3 इन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो इनके लिए हमारा बैटरी बैंक कॉमन होगा। यानी कि ये जो कॉमन बैटरी बैंक है इसी की ही एक प्लस वायर और माइनस वायर इन तीनों इन्वर्टर में जाएगी, राइट। सेकंड है हमारा ग्रिड वायर। ग्रिड वायर भी इन सभी इन्वर्टर्स के लिए कॉमन होगा, यानी कि ग्रिड इनपुट भी कॉमन होगा। थर्ड है लोड पॉइंट, यानी कि लोड वायर भी हमारा इन तीनों इन्वर्टर्स के लिए कॉमन होगा।
यानी कि हमें एक तरह से बस बार का यूटिलाइज करना है। और फोर्थ है बैकअप लोड। अगर हमें कोई बैकअप लोड चलाना है लाइट जाने के बाद, तो उसके लिए भी उसका लोड पॉइंट कॉमन हो। तो इस तरह से बहुत ही इजीली तरीके से हम मल्टीपल्स इन्वर्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इन्वर्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती है। वो सेटिंग्स भी हमें स्लाइड्स में हमने मेंशन की है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप इन्वर्टर डिस्प्ले पे जाएंगे तो इस तरह से आपको एडवांस फंक्शंस में देखना होगा। एडवांस फंक्शन में इसके पैरेलल के ऑप्शंस हैं। आप टेक्निकल टीम की हेल्प लेके उन पैरेलल ऑप्शन की सेटिंग्स कर सकते हैं। एक बार जब आप सेटिंग्स कर लेंगे तो इजीली आप किसी भी साइट पे जाके उस सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक सेटिंग्स है वो आपको इन्वर्टर डिस्प्ले से ही करनी होती है। नेक्स्ट है ऑन ऑफ प्रोसीजर। किसी भी प्रोडक्ट को ऑन और ऑफ करने का एक प्रोसेस होता है। हमें उस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो बेसिकली इन्वर्टर के लेफ्ट साइड में एक पुश बटन दिया गया है। पुश बटन का मतलब ये है कि आप बैटरी से इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी से उस इन्वर्टर को ऑन करना होता है। अगर बैटरी नहीं लगा रहे हैं, आप बिना बैटरी के इस इन्वर्टर को लोड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आप पावर को एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं एज ए ऑन ग्रिड। तो इस चीज का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आप बैटरी के बाद सोलर को ऑन करेंगे, ग्रिड को ऑन करेंगे, लोड पॉइंट को ऑन करेंगे। इस तरह से आप मल्टीपल जो भी आपने वायरिंग कनेक्शन किए हैं उसको आप 1 बाय 1 करके ऑन कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आपको इस तरह से डिस्प्ले आइकन्स देखने को मिलेंगे। ये एक टच डिस्प्ले है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हाइब्रिड इन्वर्टर के डिस्प्ले में टच की भी काम करती है और बटन भी दिए गए। तो जैसा कि आप इस तरह से देख रहे हैं कि पहला ये सोलर का आइकन है, देन उसके बाद बैटरी का आइकन है, देन ग्रिड का आइकन है, देन लोड का आइकन, एक सेटिंग का भी आइकन दिया गया है। और बीच में आपको स्टेटस दिखाएगा कि इन्वर्टर वर्किंग कंडीशन में है या इस पे कोई फॉल्ट आ रहा है, तो वो कंडीशन भी आपको दिखेगी। जब आप इन आइकन को क्लिक करेंगे तो अंदर की विंडो भी ओपन होगी डिस्प्ले पे। तो इस तरह से ये सेटिंग्स ओवरव्यू है। मेन पेज पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। जब आप सोलर पेज पे क्लिक करेंगे तो सोलर का ग्राफ देखने को मिलेगा। ग्रिड पेज पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड का ग्राफ, बैटरी पेज पे बैटरी का ग्राफ, बीएमएस ऑप्शन भी आपको दिखेगा। लोड पेज पे क्लिक करेंगे तो लोड का ग्राफ भी आपको दिखेगा। और अगर आप सिस्टम सेटिंग पे एंटर करते हैं तो इस तरह से आपको सेटिंग्स के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आपने सोलर आइकन पे क्लिक किया तो इस तरह से आपको सोलर की वोल्टेज, सोलर का एम्पियर, सोलर की पावर, सोलर की जनरेशन दिखाएगा। जब आप एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इसका ग्राफ भी शो करेगा। इन्वर्टर सेक्शन पे उसको इन्वर्टर की डिटेल दिखाएगा, लाइक कितनी वोल्टेज चल रही है, कितनी एम्पियर फ्लो हो रहा है और क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है। लोड पॉइंट पे आपको लोड की वैल्यू दिखाएगा। ग्रिड पॉइंट पे आपको ग्रिड से आप कितनी एनर्जी ले रहे हैं या फिर ग्रिड को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शन दिखाएगा। और बैटरी का सेक्शन पे आपको बीएमएस का भी ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप बीएमएस पे क्लिक करके उसकी सेटिंग्स को भी कर सकते हैं। बैटरी कितने % चार्ज है, एसओसी यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज, कितना वोल्टेज है उसका, कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है या चार्ज हो रही है, और पावर कितनी दिखा रहा है यानी कितनी पावर से वो चार्ज हो रही है, और उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये बेसिक डिस्प्ले ऑप्शन है। इसी तरह जब आप बेसिक सेटिंग्स पे जाते हैं तो बेसिक सेटिंग्स में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि बेसिक सेटिंग यानी कि डेट टाइम सेट करने की सेटिंग्स दिखेगी आपको। यहीं पे आपको फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन दिखेगा। बैटरी सेटिंग्स पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बैटरी यानी कि यूटीएल जब इन्वर्टर भेजेगा तो आपको नो बैटरी ऑप्शन के साथ सिलेक्ट करके भेजेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी साइट पे कौन सा यूजर कितने एएच की बैटरी यूज कर रहा है, लिथियम कर रहा है या लेड एसिड कर रहा है। तो इसलिए वो इन्वर्टर आपका बैटरी पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नो बैटरी का ऑप्शन हो। तो आपको साइट पे वहाँ हेल्प करनी होती है या फिर साइट पे टेक्निकल टीम की हेल्प लेके आप उसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर नो बैटरी का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है तो इन्वर्टर क्या होगा, जाते ही वहाँ बैटरी पे ऑन नहीं होगा। फिर कस्टमर क्या करेगा, टेक्निकल टीम की हेल्प लेगा। देन टेक्निकल टीम क्या करेगी, उससे बैटरी की डिटेल पूछेगी, बैटरी टू इन्वर्टर वायर की डिटेल पूछेगी, ग्रिड टू इन्वर्टर की वायर की डिटेल पूछेगी, देन उसके बाद लोड वायर की डिटेल पूछेगी, देन उसके बाद लोड कितना वो चलाना चाहता है, बैकअप पॉइंट पे कितना लोड कनेक्ट करना चाहता है। तो ये सारे जो डिस्कशन है ये सब होते हैं। देन उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग्स की जाती है।
उसके बाद सिस्टम वर्क मोड है, इसमें ऑप्शंस हैं कि हमें सारी की सारी पावर को पहले एक्सपोर्ट करना है या फिर हमें उस पावर का मैक्सिमम या कुछ मिनिमम पावर को ही हमें एक्सपोर्ट करना है, या फिर जीरो एक्सपोर्ट टू लोड फंक्शन को हमें यूज करना है, या जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी के लिए हमें उसको यूज करना है। और इसके अलावा ग्रिड पीक सेविंग यानी कि ग्रिड की हमें ज्यादातर सेविंग करनी है। एनर्जी पैटर्न है यानी कि मुझे सिर्फ पहले बैटरी चार्ज करनी है या फिर पहले लोड को रन करना है। तो इस तरह से बेसिक ऑप्शन। ग्रिड सेटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगी। बैटरी सेटिंग्स है, बैटरी सेटिंग्स का मतलब है कि आपको ग्रिड से कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना है और कितने परसेंट बैटरी होने पे बैटरी चार्ज हो। तो बैटरी की अगर मान लो 30% पे जैसी बैटरी आती है तो ग्रिड से वो चार्ज होना स्टार्ट हो। इसी तरह के जेनसेट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी डीलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी कस्टमर आपसे ये पूछ सकता है कि सर मैंने 5 किलोवाट का हाइब्रिड लगाया है, 5 किलोवाट पैनल है, तो मैं पैनल कैसे कनेक्ट करूं, कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूं, मैं उससे कितना लोड चला सकता हूं। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइब्रिड 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लिथियम और लेड एसिड बैटरी कनेक्ट हो सकती है, बैटरी वोल्टेज आप 40 to 60 वोल्ट यूज कर सकते हैं। ये इसकी रेंज है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट यानी कि 5 किलोवाट के इन्वर्टर को आप 120 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो और 120 एम्पियर से ही डिस्चार्ज कर सकते हो। बीएमएस का ऑप्शन है। नंबर ऑफ बैटरीज इनपुट एक है, एक ही इनपुट है यानी कि प्लस माइनस एक ही कनेक्ट होगा। इसी तरह सोलर पैनल्स यानी कि 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे हम 6500 वाट के पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। एमपीपीटी की जो मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज है 500 वोल्ट है, स्टार्टअप 125 वोल्ट है। इसी तरह एमपीपीटी वोल्टेज रेंज आप देखेंगे तो 150 से 425 वोल्ट है, जिसपे कि एमपीपीटी बहुत अच्छे से काम करता है। इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी दिए गए हैं, दोनों ही एमपीपीटी 18-18 एम्पियर के हैं। पर एमपीपीटी आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। आउटपुट आपको 5000 वाट रेटेड मिलेगा और 5500 वाट आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्निकल स्पेक्ट है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रिंग कैसे बनानी है, कितना वोल्टेज देगा, सोलर पैनल मैक्सिमम कितना हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन को लेके हैं, तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में काफी अच्छे प्रोटेक्शन दिए गए हैं ताकि इन्वर्टर प्रॉपरली सेफ तरीके से वर्क करे, क्योंकि इसमें मल्टीपल फंक्शन है तो प्रोटेक्शन भी मल्टीपल, यानी कि डीसी रिवर्स पोलैरिटी। अगर आपने सोलर पैनल की वायर को रिवर्स कनेक्ट किया तो ये प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी डैमेज नहीं होगा। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बैटरी की वायर को रिवर्स प्रोटेक्शन नहीं है। बैटरी अगर आपने रिवर्स कनेक्ट करी और उसको ऑन किया तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करती है। एसी आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन है, एसी आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, थर्मल प्रोटेक्शन है। देन उसके बाद इंसुलेशन प्रोटेक्शन है, डीसी मॉनिटरिंग हो रही है इसमें, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो ऑप्शनल है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर ये हम इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ड करते हैं तो इन्वर्टर के इंटरनल में और एक्सटर्नल वायरिंग में अगर कोई भी स्पार्क होता है तो उस केस में इन्वर्टर प्रोटेक्शन में चला जाता है, वहां कोई बर्निंग नहीं होने देता है। तो इस तरह से ये बेसिक प्रोटेक्शन हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कैटलॉग्स में क्लियर मेंशन है, यूजर मैनुअल में भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब यूजर मैनुअल में दिया गया है, तो यूजर मैनुअल तो जी इन्वर्टर के साथ नहीं आती है, ना ही वो इन्वर्टर के पैकिंग बॉक्स में हमें मिली है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्वर्टर के साथ एक वारंटी कार्ड दिया जाता है, उस वारंटी कार्ड के क्यूआर कोड में हमने सारे ही प्रोडक्ट की यूजर मैनुअल डाल रखी है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप उस यूजर मैनुअल जिसकी आपको डाउनलोड करनी है मैनुअल, उस मैनुअल का आपको रेटिंग लिखनी है, तो उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसको सॉफ्ट कॉपी में रखा गया है, क्योंकि पहले आप सब जानते हैं कि पहले इन्वर्टर के साथ यूजर मैनुअल आती थी। आप सब जानते हैं कि पेपर जो है वो ट्री से बनता है और ट्री को सेव करने के लिए ही हमने इसको सॉफ्ट कॉपी में रखा है। तो ये आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। इन्वर्टर डिस्प्ले है, इस तरह से आपको डिस्प्ले और प्लस बटन देखने को मिलेंगे। आप सब जानते हैं कि स्कैप यानी कि बैक बटन होता है, अप एंड डाउन बटन है और एंटर बटन, और ये टच की है। तो जब आप टेक्निकल टीम से बात करेंगे तो वो आपसे किस तरह से बात करेंगे कि स्क्रीन पर टच करो या फिर डाउन बटन प्रेस करो।
तो इस तरह से वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपको उनकी बात को समझना है और फास्ट टू फास्ट रिस्पॉन्स भी करना है। अब आप जब साइट पे जाते हैं तो आप सभी साइट पे क्या देखते होंगे, सोलर जहाँ लगा है कि डीसीडीबी एसीडीबी इन्वर्टर के साथ लगा होता है। तो इन्वर्टर के साथ वो कैसे लगा होता है, उसका आपको खासकर ध्यान रखना है कि इन्वर्टर के साथ डीसीडीबी एसीडीबी एक साइड में लगा होना चाहिए या फिर इन्वर्टर से थोड़ा दूरी पे लगा होना चाहिए। अगर ये इन्वर्टर के नीचे लगता है तो उससे क्या नुकसान होता है, सपोज करिए आप साइटों पे इस तरह से देखते हैं एसीडीबी डीसीडीबी, अगर यहाँ पे एसीडीबी या डीसीडीबी में कोई भी डैमेज या बर्निंग होती है तो उस बर्निंग की वजह से इन्वर्टर भी कहीं ना कहीं बर्न होगा या डैमेज होगा। इसी तरह से इस कंडीशन में आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे डीसीडीबी एसीडीबी बर्न हुई तो ये क्या करेगी, इन्वर्टर के ऊपर मेल्ट होकर गिरेगी और इन्वर्टर को भी खराब करेगी, जिससे कि इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। तो बेटर वे ये है कि इन्वर्टर से सेपरेट ही हो, इन्वर्टर से दूर हो। कल को अगर इसमें कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसकी वजह से इन्वर्टर सेफ रहे, क्योंकि हमें इन्वर्टर पे 5 ईयर की वारंटी मिल रही है। बेसिक इंस्टॉलेशन है, जब भी इन्वर्टर आप लगाते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है 500 mm यानी कि 50 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1.5 फीट से ज्यादा का एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस एरिया में कोई भी अप्लायंसेस कोई भी इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में आपको इन्वर्टर को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इन्वर्टर जब भी लगाओ तो आप शैडो एरिया में लगाएं, ताकि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या होता है कि इन्वर्टर का अपना इंटरनल टेम्परेचर होता है। तो जब वो इन्वर्टर डायरेक्ट सनलाइट में आता है तो उसका इंटरनल टेम्परेचर और भी जल्दी इंक्रीज होता है, जिससे कि क्या होता है कि इन्वर्टर अपनी पावर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और टेम्परेचर को मेंटेन करना शुरू कर देता है। तो इससे जनरेशन कम होती है। इसलिए इस चीज का भी हमें खासकर ध्यान रखना है। अगर कहीं आउटडोर में इन्वर्टर लगा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने डीलर को, कस्टमर को कि सर इसके ऊपर आप एक कैनोपी रखिए और कैनोपी लगभग 1.5 फीट ऊपर होनी चाहिए। डायरेक्ट रेन या डायरेक्ट स्नोफॉल में इन्वर्टर नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर इस तरह से माउंटिंग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर जब भी हम माउंट करें तो बिल्कुल वर्टिकल पोस्ट में या 15 डिग्री टिल्ट एंगल पे ही माउंट करना चाहिए। तो आप सबके लिए एक कॉमन पॉइंट है, आप जब भी साइट पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, कई बार साइट पे इन्वर्टर इतनी ज्यादा हाइट पर लगा होता है कि आपको टेबल या लैडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को, इन्वर्टर की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके साइट से निकल जाते हैं और कंप्लेंट क्लोज कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर वही कंप्लेंट दोबारा रिपीट होती है या कोई और कंप्लेंट आती है तो हम उस साइट पे फिर से जाते हैं, फिर से हमें लेटर चाहिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं इरिटेट करता है, कस्टमर को भी इरिटेट करता है और कई बार कस्टमर भी बोल देता है कि भाई इन्वर्टर आपकी कंपनी का है, इंजीनियर आप कंपनी के हो, आपको लेटर साथ लेके आनी चाहिए, हमारे पास कोई लेटर नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम रिपीट ना हो तो आप अपने डीलर को उसी टाइम फोन करके या फिर वीडियो कॉल करके या उसको साइट पे बुला के बताइए कि सर फ्यूचर में मुझे सर्विस करने में प्रॉब्लम होगी, इन्वर्टर का वेट ज्यादा है, मुझे इन्वर्टर कई बार उतारना भी पड़ता है, उसको ओपन भी करना पड़ता है। तो आप ऐसे इन्वर्टर्स को ऐसी हाइट पे लगाइए ताकि हम उसको इजिली एक्सेस कर सकें। यानी कि इन्वर्टर की डिस्प्ले हमारी आंखों की हाइट के बराबर आनी चाहिए, जिससे कि इन्वर्टर की सर्विस और मेंटेनेंस इजिली हो सके। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करवाना है। अगर आप कल से साइट पे जाएंगे तो आप इस तरह से कोई कंडीशन देखते हो इसको इम्प्लीमेंट करवाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सर्विस के टाइम को बढ़ा रही है। आपको लेडर अरेंज करना पड़ रहा है, फिर आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ रहा है, फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं कहीं ना आपकी सर्विस के टाइम को इंक्रीज कर, तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। डीसीडीबी एसीडीबी आप सब जानते होंगे अच्छे से। डीसीडीबी एसीडीबी क्या होता है, क्यों यूटिलाइज किया जाता है, फिर भी थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। डीसीडीबी जो होता है हम डीसी साइड के लिए यूज करते हैं, यानी कि पैनल से जो स्ट्रिंग आ रही है वो डीसीडीबी के थ्रू होते हुए इन्वर्टर में जाती है। डीसीडीबी में हम डीसी फ्यूज या डीसी एमसीबी का यूज करते हैं और डीसी एसपीडी का यूज करते हैं। डीसी फ्यूज डीसी एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, डीसी एसपीडी हमें हाई सर्ज करंट से प्रोटेक्ट करती है। जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं तो डीसीडीबी में आप एसपीडी जरूर चेक करो कि ये एसपीडी डीसी है या एसी है। डीसी एसपीडी होगी तो उस पर डीसी का सिंबल दिया होता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। प्लस इसकी एसपीडी की रेटिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल फेस इन्वर्टर के लिए जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर को मैक्सिमम हम 500 वोल्ट स्विंग वोल्टेज दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसपीडी है वो 500 वोल्ट से ज्यादा की रेटिंग की होनी चाहिए, उससे कम रेटिंग की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एसीडीबी है, एसीडीबी में एसी एमसीबी रहता है और एसी एसपीडी रहती है।
एसी एमसीबी शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है और एसी एसपीडी हाई करंट से प्रोटेक्शन देती है। अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद आपको साइट पे क्या करना है, इसको ओपन करके इसकी वायरिंग को, इसके टर्मिनेशन को चेक करना है, कोई लूज तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप साइट पे आए, आपने कंप्लेंट सोल्व करी और आप साइट से चले गए और अगले दिन ही डीसीडी भी बर्न हो गया, तो कस्टमर क्या बोलेगा कि इंजीनियर के आने के बाद डैमेज हुआ है जी, आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा या आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए आप डीसीडीबी एसीडीबी के टर्मिनेशन को प्रॉपरली एक बार स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दें। एसीडीबी डीसीडीबी इन्वर्टर के साथ इस तरह से लगा होना चाहिए, बिल्कुल नियर नहीं होना चाहिए, थोड़े डिस्टेंस पे होना चाहिए। आप सब समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से। और इन्वर्टर के साथ उसका मॉडल स्टिकर दिया होता है। अब सपोज करिए आपने ना तो यूजर मैनुअल रीड करी, ना आपने कैटलॉग रीड करी, कोई बात, आप इन्वर्टर पे जो मॉडल स्टिकर दिया गया इसकी स्पेसिफिकेशन को जरूर रीड करो और इसके बारे में आप कस्टमर को भी जरूर बता के आओ। कस्टमर को क्यों बताना जरूरी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस मॉडल स्टिकर में क्या दिया गया है, हाइब्रिड 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और 3 फेज का इन्वर्टर है। T2 का मतलब है 3 फेज का इन्वर्टर। और इसके साथ डीसी हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज क्या दी गई है, कितनी एम्पियर की स्ट्रिंग्स हैं, एसी हम आउटपुट कितना ले सकते हैं, लोड हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं और इस इन्वर्टर के लिए कौन सी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का हमें यूज करना है। क्योंकि 30% कॉल तो इसलिए आती हैं कि सर इस इन्वर्टर के लिए कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका क्यूआर कोड इन्वर्टर के मॉडल स्टिकर में या सीरियल नंबर स्टिकर में दिया होता है। आप वहां से उस एप्लीकेशन को स्कैन करेंगे और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज आप कस्टमर को भी बता के आएंगे। और लास्ट है सर्विस कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखिए, जब आप कस्टमर को बताने जा रहे हैं, उसको उसकी साइट पे प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं, तो उसको आप ये चीज बताओ कि सर फ्यूचर में अगर आपको कंप्लेंट लॉग करनी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे रिंग करके छोड़ दें तो आपके पास बैकअप कॉल आए तो आप अपनी कंप्लेंट को लॉग इन करवा सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कस्टमर को जरूर दे के आनी है ताकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट आप लोगों को मिले। अर्थिंग इंस्टॉलेशन है। अर्थिंग के बारे में आप सबको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर एक मल्टी फंक्शनल इन्वर्टर है और ये बहुत ही सेंसिटिव है। तो आप सब नोटिस करते होंगे कि इन्वर्टर इंटरनली बर्न होता है और एसपीडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ना ही उसकी एमसीबी पे कोई इम्पैक्ट आता है और इन्वर्टर इंटरनली डैमेज मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लो क्वालिटी की एसपीडी यूज की गई है या फिर वहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो मैक्सिमम केसेस में यही मिलता है कि अर्थिंग ही प्रॉपर नहीं होती। तो अर्थिंग के लिए आप लोकल डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड कर सकते हैं कि सर जो भी आप गड्ढा करते हैं अर्थिंग के लिए, उससे जो मिट्टी निकलती है आपको ध्यान रखना है कि उस मिट्टी में पत्थर तो नहीं है, कोई स्टोन पार्टिकल्स तो नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वो उसी मिट्टी को वापस फिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सेकंड है केमिकल। आजकल केमिकल अर्थिंग यूज हो रही है, तो वो अभी क्या करेंगे, इसकी मिट्टी को बाहर निकालेंगे और केमिकल से पूरा फिल कर देंगे। तो आपको केमिकल के साथ मिट्टी को भी मिलाना चाहिए ताकि उसकी रेजिस्टिविटी अच्छे से मेंटेन रहे, लो रेजिस्टिविटी बनी रहे और जो भी सर्ज आए, जो भी लीकेज करंट आए वो इजिली अर्थिंग में डिस्चार्ज। तो इस तरह से हमें अर्थिंग को लेके अपने लोकल पार्टीज, लोकल डीलर्स को गाइड करना। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। कोई भी प्लांट लगता है तो उसका लाइटनिंग अरेस्टर रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर की प्रो एक सेपरेट अर्थिंग की जाती है। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हम अर्थिंग स्ट्रिप का यूज करते हैं, उसके लिए हमें इंसुलेटर का भी यूज करना पड़ता है। एज पर एमएनआरई गाइडलाइंस हमें लाइटिंग अरेस्टर के लिए अर्थिंग स्ट्रिप का ही यूज करना चाहिए। 25x3 mm की जीआई स्ट्रिप होती है जिसको हम यूज करते हैं। सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स को भी हम सेपरेट अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट है MC4 कनेक्टर। अब आप सब जानते हैं कि किसी भी सोलर प्लांट में जब भी स्ट्रिंग बनती है तो स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए MC4 कनेक्टर का यूज होता है। अब ये इंस्टॉलर जो होते हैं या फिर हम भी कभी MC4 कनेक्टर को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस MC4 कनेक्टर को प्लायर की हेल्प से इस तरह से पिन को पंच करके MC4 कनेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में उसकी जो हमने प्लायर से पंच किया है तो वो फ्यूचर में लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो MC4 बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार उसकी वजह से ज्यादा फायर भी हो जाता है। तो आपको प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल का यूज करना है। आप जब भी साइट पे जाते हैं तो MC4 जरूर वेरीफाई करें, उसके कवर को ओपन करें, उसके कैप को ओपन करके इंश्योर करें कि MC4 प्रॉपरली पंच किया हुआ है, उसकी पिन्स प्रॉपरली पंच की हुई है।
और कनेक्टिविटी प्रॉपर बन रही है। तो इस तरह से आपको इसका खासकर ध्यान रखना है। मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर, अब मैक्सिमम इंजीनियर ऐसे हैं या फिर हमने नोटिस किया है फील्ड पे कि वो गए तो हैं 3 फेज की साइड पे, यहाँ पे स्ट्रिंग का वोल्टेज ही 600 वोल्ट से ज्यादा है, लेकिन उनके पास मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर ही 600 वोल्ट का है। तो फिर वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं टेक्निकल टीम को, ये हाइड करने के लिए कि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टेक्निकल टीम को बता रहे हो कि सर हमारे पास 600 वोल्ट का ही मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोलो 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट का मल्टीमीटर भी मंगवाओ। तो आप उसको मंगवा के उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको अभी भी इसकी नीड है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को इस मल्टीमीटर के लिए बोल सकते हो, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अब हम कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। लिथियम बैटरी आप इस तरह से मार्केट में देख रहे होंगे, प्लस और माइनस है। इसको इन्वर्टर के बैटरी पोर्ट पे कनेक्ट करना है। प्लस और माइनस में हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर में मैक्सिमम जब भी प्रॉब्लम होगी तो वो इंस्टॉलेशन के इनिशियल फेज पे ही होगी, क्योंकि कुछ इंस्टॉलर ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई मल्टीमीटर होता है। अगर होता है तो उनको पता नहीं रहता कि प्लस कौन सा माइनस कौन सा है। तो वो क्या करेंगे, वो इन्वर्टर में वायर लगा देंगे और इन्वर्टर को ऑन कर देंगे, और फिर उससे क्या होता है, मिसहैपनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिक वायरिंग है, सोलर पैनल से जो भी हमने स्ट्रिंग्स बनाई हैं उसको हमने डीसीडीबी में कनेक्ट किया है। देन उसके बाद इस डीसीडीबी में जब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग को, तो हम क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर की हेल्प से उस स्ट्रिंग का वोल्टेज चेक करेंगे, उसकी पोलैरिटी को भी चेक करेंगे, ताकि जब हम इन्वर्टर में लगाएं वहां पे भी हम उस चीज को दोबारा से वेरीफाई करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारी डीसी स्ट्रिंग जो है बिल्कुल ओके है, इन्वर्टर की डिस्प्ले 100% ऑन हो रही है। हमने नोटिस किया है कि इंजीनियर के पास मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, प्लस माइनस को रॉन्ग लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वर्टर डिस्प्ले ऑन नहीं होती। फिर क्या होता है, इंस्टॉलर भी कई बार ऐसा कर देते हैं, फिर वो कंप्लेंट रेज करते हैं। कंप्लेंट जब रेज होती है, इंजीनियर विजिट करता है 2 से 3 दिन बाद, देन पता लगता है कि जी इसने तो स्ट्रिंग ही रिवर्स लगा रखी थी, इसलिए इन्वर्टर ऑन ही नहीं हुआ। तो ऐसी कंप्लेंट्स काफी रहती हैं, तो इसका खासकर ध्यान रखना है। अपने डीलर को, अपने इंस्टॉलर को इस तरह से गाइड करना है ताकि वो इस चीज का ध्यान रखें। एचडीबी टू इन्वर्टर जब आप वायरिंग करेंगे तो इस तरह से आप ग्रिड, लोड और जेनसेट की वायरिंग को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इन्वर्टर में पोर्ट दिया है, आपने देखा है ऊपर स्लाइड में कि हम वहां पे वायरिंग को प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हैं। एक बेसिक ओवरव्यू आपको वायरिंग का इस तरह से देखने को मिलेगा हाइब्रिड इन्वर्टर्स के प्लांट पे। यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, सोलर पैनल्स हैं, लोड पॉइंट है, ग्रिड पॉइंट है। तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन है वायरिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम एरर कोड पे। अब आप सब जानते हैं कि इन्वर्टर में कोई भी एरर कोड आता है तो हम क्या करते हैं, सीधा ही टेक्निकल टीम को कॉल लगाते हैं और पूछेंगे सर इसमें इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, इसमें एरर आ रहा है, कोई हमें नहीं पता ये क्या एरर। तो आपको ये सब नहीं बोलना है, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। जो भी एरर कोड आ रहा है उसके अंदर, तो आप उस एरर कोड को सबसे पहले यूजर मैनुअल में चेक करोगे। इस एरर कोड का क्या मतलब है, जैसे कि F35 है, मान लीजिए कस्टमर ने आपको कॉल किया है और कस्टमर बोल रहा है कि जी मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, आप जल्दी से साइट पे आ जाओ। तो आप उसको याद करवाओगे कि सर जब मैं लास्ट टाइम साइट पे आया था तो मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी, मैंने आपको इन्वर्टर डिस्प्ले के बारे में बताया था, बटन्स के बारे में बताया था, मॉडल स्टिकर्स के बारे में बताया था। तो आप मुझे प्लीज कंफर्म करो कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और इन्वर्टर डिस्प्ले पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उसका वीडियो बना के। तो जब कस्टमर आपको वीडियो बना के देगा तो आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पे F35 का एरर आ रहा है। उसका क्या मतलब है, नो एसी ग्रिड, यानी कि यहाँ पे ग्रिड ही नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अननेसेसरी कंप्लेंट लॉग हुई जिसके लिए आपको जाना पड़ा। तो आप वहाँ पे कस्टमर को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। कोई ऐसा एरर है जो सोल्व नहीं हो रहा तो उसके लिए आप टेक्निकल टीम से भी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से आपको एरर का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसओपी डिटेल। अब आप सपोज करिए किसी साइट पे गए हैं तो आपको सबसे पहले जाते क्या करना है, टेक्निकल टीम को कॉल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाके साइट की डिटेल लेनी है, यानी कि इन्वर्टर डिस्प्ले का वीडियो नोट करना है डाउन बटन प्रेस करके, ताकि वो डिस्प्ले के सारे पैरामीटर्स देख सकें। उसके बाद इन्वर्टर का मॉडल स्टिकर की फोटो भेजनी है सीरियल नंबर के साथ।
देन उसके बाद डीसीडीबी एसीडीबी की फोटो भेजनी है, एसपीडी का भी आपको ध्यान रखना है, बैटरी टू इन्वर्टर, ग्रिड टू इन्वर्टर, लोड टू इन्वर्टर, इन वायर के साइज को भी आपको मेंशन करके देना है कि सर इस साइज की वायर यूज की गई है। तो ये डिटेल देने के बाद फिर आप जब टेक्निकल टीम से बात करेंगे तो आपको फास्टली सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल आप दे सकते हो, दे दिया आपने, अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन लेना है, तो आप सॉल्यूशन के लिए ही उनको कॉल करें। तो एसओपी डिटेल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें यही सब बताया गया है कि आपको किस तरह से डिटेल देनी है। मान लीजिए टेक्निकल टीम से डिस्कस हुआ और उन्होंने बोला कि ये इन्वर्टर वर्किंग में नहीं आएगा, ये रिप्लेस होगा, तो आप एसओपी डिटेल बना के दो। तो आपको एसओपी डिटेल में क्या बनाना है? इन्वर्टर डिस्प्ले पे जो एरर आ रहा है वो देना है आपको, मॉडल स्टिकर, सीरियल नंबर, डीसीडीबी एसीडीबी की क्लियर फोटो, वायरिंग साइज देना है आपको, बैटरी कितनी एएच की यूज की है, कौन सी कंपनी की बैटरी है, लिथियम या लेड एसिड है। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वो बना के देनी है। डीसी साइड कितना वोल्टेज आ रहा है, प्लस टू अर्थ और माइनस टू अर्थ। एसी साइड कितना वोल्टेज आ रहा है, फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ और न्यूट्रल टू अर्थ और सिंगल फेस। और अगर 3 फेस का इन्वर्टर है तो वहां पे आपको फेस टू फेस वोल्टेज भी साथ में चेक करनी है, यानी कि R2Y, R2B एंड B2Y। तो इस तरह से आपको ये छोटी छोटी वीडियो 4-5 वीडियो बना के देनी है, जिससे कि आपका एसओपी डिटेल कंप्लीट होती है और आपका टेक्निकल पर्सन जो है वो सेम डे ही रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कर देता है। तो इस चीज का आपको वहाँ खासकर ध्यान रखना है। अब हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के लिए कॉमन टेक्निकल पर्सन है, बट आप जब हाइब्रिड के लिए जाएंगे और आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना है तो आप अमित कुमार और संगम और शुभम से बात करेंगे। सबसे पहले आपको यही सपोर्ट देंगे हाइब्रिड के लिए। देन उसके बाद आप सुनील कुमार से भी बात कर सकते हैं, संगम से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये टेक्निकल पर्सन के कॉन्टेक्ट नंबर नोट रखें। ये ऑन ग्रिड के लिए भी सपोर्ट देते हैं और हाइब्रिड के लिए भी देते हैं। जिसके पास नंबर नहीं है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले। आपके एरिया वाइज ये टेक्निकल पर्सन डिफाइन है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी इनका नंबर ले सकते हैं। और फील्ड पे अगर कोई आपको बोलता है कि सर हमें यूटीएल से कोई प्रोजेक्ट लगवाना है, या फिर हमें सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं, या फिर नेट मीटरिंग के लिए कोई प्रोसेस करना है, तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं अनिल कुमार का। तो अनिल कुमार के नंबर को आप दे सकते हैं, जिससे कि वो डीलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, इनसे बात करके नेट मीटिंग और सब्सिडी के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। वारंटी पॉलिसी है, कोई भी कस्टमर है आपको उसको वारंटी पॉलिसी के बारे में गाइड करना है। यूजर मैनुअल में ये दी गई है, लास्ट के 2-3 पेज में आपको वारंटी पॉलिसी देखने को मिलेगी। इन्वर्टर पे कितनी वारंटी है, उसके लोगर पे कितनी वारंटी है, अगर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है या फिर जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है या सीटी है, उस पे कितनी वारंटी है। तो इस तरह से वारंटी कंडीशंस मेंशन है, किस कंडीशन में इन्वर्टर पे वारंटी मिलेगी और किस कंडीशन में वारंटी आउट होगी। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है, ताकि फील्ड पे आप इजीली कंफर्म कर सको कि सर इस कंडीशन में आपका इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी हो गया या टेक्निकल टीम ने आउट ऑफ वारंटी कर दी है। तो उसका रीजन आपको समझ आएगा, ताकि आप वो इजीली कस्टमर को कन्वे कर सको। तो थैंक यू, आप सबने मीटिंग को अच्छे से सुना, समझा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे। अगर आपने कोई क्वेश्चंस नोट किया है पीपीटी को लेके, इस ट्रेनिंग सेशन को लेके, तो आप 1 बाय 1 करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फील्ड पे आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम देखी है जो कि बार बार रिपीट हो या जिसका सोल्यूशन नहीं मिला, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर गुड इवनिंग, राजवीर बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग बोलिए। सर एक तो ना सर एक तो मतलब कौन से सिस्टम के अंदर किस साइज की वायर लगेगी? 5 किलोवाट है तो उसमें कितनी लगेगी, 10 किलोवाट में कितने साइज की वायर लगेगी, कितने mm की, उस चीज का सर थोड़ा सा वो कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। वो देखो, अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि वो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आपने ध्यान से इस ट्रेनिंग सेशन को देखा ही नहीं। आपको इस स्लाइड में क्लियर बताया गया है कि आपको किस साइज की वायर का यूटिलाइज करना है। देखो, जो भी वायर साइज है वो AWG यानी अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड दी गई है। तो अमेरिकन वायर गेज का स्टैंडर्ड ऑलरेडी है और साथ में स्क्वायर mm में भी मेंशन। तो आप ये यूजर मैनुअल देख सकते हो। जब आप यूजर मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इस इन्वर्टर के लिए इस साइज की वायर का यूज किया है। ठीक है सर, ठीक है। मैंने बाद में ज्वाइन किया ना, ये पहले यस, तो ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है। ठीक। नेक्स्ट। हेलो
हेलो सर, मैं नीरज बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि इसमें वाईफाई भी कनेक्ट करने का सर कुछ वीडियो हो तो वो भी दिखा दीजिए। हाँ, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ओनली टेक्निकल सपोर्ट वाईफाई मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। वो आपको खुद ही करना है। उसके लिए आपको वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स आपके कोऑर्डिनेटर से भी मिल जाएगा और आपके एरिया के टेक्निकल पर्सन से भी मिल जाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, कैसा कहाँ से करना है सर? गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। एक ऑनग्रिड सिस्टम ऑनग्रिड हैबिट का सर एक फॉल्ट के बारे में मेरे को डिस्कस करना था सर। एक 15 किलोवाट का सिस्टम है एक मेरी साइट पे लगा हुआ। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है सर, उसमें जो लो बैटरी का कट ऑफ है सर 10% पे है और ग्रिड स्टार्ट का जो परसेंटेज है सर 60 पे का रखा है सेट उसका। और सर वो सिस्टम क्या हो रहा है, 60% पे ग्रिड ना स्टार्ट कर करके लो कट ऑफ से भी नीचे चला जा रहा है सर, बैटरी को कंज्यूम कर ले रहा है नाइट में। ओके, ठीक है। यानी कि आपने बैटरी लो कट को 10% कर रखा है और ग्रिड चार्जिंग पॉइंट को 60% कर रखा है। हाँ सर, ग्रिड रिस्टार्ट का जो ग्रिड पॉइंट है 60% पे सेट है सर। वो बीएमएस लिथियम बैटरी लगी और बीएमएस से कनेक्टेड है। देखो, आप इस चीज को समझना, अगर आपने ग्रिड चार्जिंग पॉइंट को 60% पे सेट किया हुआ है तो वो 100% वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि कस्टमर ने या तो ग्रिड ऑफ कर रखा है या फिर वहाँ एक्चुअल में ग्रिड अवेलेबल नहीं सर, ग्रिड वहाँ परमानेंट ऑन रहता है सर। होता क्या एक्चुअल में, दिन में सर जब सोलर चल रहा है तो सोलर पावर सफिशिएंट रहता है तो एक्सपोर्ट भी होता रहता है, सब कुछ ठीक है। सोलर जाने के बाद क्या होता है सर, सिस्टम बैटरी पे ही चलता रहता है। और जैसे कि हमने सेटिंग कर रखी है कि 60% के बाद मतलब ग्रिड ले लेना चाहिए सिस्टम को, जो बट वो ग्रिड नहीं लेता, वो लो कट ऑफ तक जा रहा है सर बैटरी को लेकर सिस्टम। ठीक है, कोई नहीं। आप इसके लिए अगर इन्वर्टर ऑनलाइन है ना तो टेक्निकल टीम को इसका डाटा लोगर का सीरियल नंबर शेयर कर देना, तो उसकी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है वो सर। सेटिंग विजय जी, आप अपना माइक म्यूट कर लो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। विजय जी, माइक म्यूट कर लो। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हाइब्रिड इन्वर्टर में लेड एसिडेड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों अटैच कर सकते हैं? यस यस, दोनों अटैच कर सकते हैं। आपको उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग से ऑप्शन सेट करना पड़ेगा कि आप कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देखोगे ना, तो ये बैटरी सेटिंग के अंदर जाओगे जब आप, तो यहाँ पे लिथियम का भी ऑप्शन है और लेड एसिड के लिए भी ऑप्शन है, जिसमें आप परसेंटेज यूज बैटरी परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। और एक चीज सर, जो जहाँ आपने बोला जो स्मार्ट लोड चला सकते हो कुछ, मतलब उसमें पूरा घर के लोड पूरा डाल सकते हैं या कुछ ही, मतलब कुछ ही लोड डाल सकते हैं उस जगह पे, जो स्मार्ट लोड की बात कर रहे थे? एक मिनट, मैं स्लाइड को ही ओपन कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि मैक्सिमम घर में वायरिंग कैसे होती है। ग्रिड के साथ आपका लोड कनेक्ट होता है, राइट? हाँ हाँ सर। उसी ग्रिड को हम इन्वर्टर में दे देते हैं। तो यानी कि जब तक ग्रिड है तब तक वो लोड आपका चलता रहेगा। अब कस्टमर बोलेगा जी लाइट जाने के बाद मुझे कुछ लोड इन्वर्टर से चलाना है, तो हम क्या करेंगे, उस लोड को बैकअप पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब कुछ ही लोड चला सकते हैं। अगर कस्टमर बोले तो मैं लाइट जाने के बाद, अगर आपको 100% लोड कनेक्ट करना है तो आप 100% भी चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, यही हाँ, वो कंप्लीट लोड भी कनेक्ट कर सकते हो आप। अच्छा ठीक ठीक। मतलब कंप्लीट लोड कनेक्ट करने के लिए वो इन्वर्टर को उसी पॉइंट से लेना पड़ेगा ना? उसी पॉइंट से लेना पड़ेगा? हाँ, लोड पॉइंट से ही लेना पड़ेगा और वो इन्वर्टर कैपेसिटी के अंडर ही होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। मैं ये प्रॉब्लम ये है। हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। हेलो सर, ये है कि प्रॉब्लम एक एरिया में लाइट ज्यादा आ रही है 270-75, और उसमें क्या होता है वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं। जैसे 70 हुआ तो 65 हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा। तो उसमें ये इन्वर्टर अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है? नहीं, फ्लक्चुएशन वाले ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, तो उसमें ज्यादा काम नहीं करेगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर कस्टमर का कहना है भाई फिर काम ये बिना ट्रांसफार्मर वाला काम नहीं करे तो ट्रांसफार्मर वाला कर जाएगा?
ट्रांसफार्मर वाले के लिए आप ट्रांसफार्मर वाली टीम से डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर है। वो सर आपकी बात सही है, हम ये पर उनका वो चलेगा ट्राई करके देखो ये चीज उस डीलर को आप गाइड करो जिसने वहाँ इंस्टॉल किया है, उसको आप जब गाइड करेंगे तो वो दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। और सर वोल्टेज कितनी नहीं जा सकते, 280 को नहीं जा सकता? नहीं 275 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते हम इस हाइब्रिड इन्वर्टर को, वो भी कंडीशन है। बाय डिफॉल्ट 265 रहती है, बट 275 मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा कंडीशन इसमें, और जैसे लगा बिना बैटरी के इसको चलाएं तो सर इसमें लाइट जाने के बाद काफी देर तक जब लाइट आएगी, जैसे अभी धूप में चल रहा है, बर्क कर रहा है और धूप चली गई, गांव में तो ज्यादातर ये देर में सिस्टम बंद हो जाता है। फिर जब लाइट आती बहुत, एक सिस्टम है 10 किलोवाट बहुत देर में ऑन होता है, और किसी डीलर ने कह दिया कि बिना बैटरी के चला, उसने बैटरी लगवाई नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई देखो बैटरी लगवानी पड़ेगी, किस लिए कि जितनी देर लाइट जाएगी तो उसमें ये है इन्वर्टर एकदम बंद हो जाएगा, काफी देर जाने सिस्टम ऑन नहीं होता था उसका। देखो आप सबने अभी मीटिंग में सुना कि हाइब्रिड इन्वर्टर हम बिना बैटरी के लोड नहीं चला सकते। अगर आपको बिना बैटरी के चलाना है तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा पावर को, यानी कि आप लोड नहीं चलाओगे। तो अगर कोई भी डीलर ऐसा कर रहा है तो उसकी वारंटी आउट होगी उस केस में, उसको आप प्रॉपरली गाइड करो। सर अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हो और अगर आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है और वो चल रहा है तो इन्वर्टर डैमेज हुआ तो आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डीलर। हाँ सर, अब डीलर का बताएं, डीलर क्या, अगर डीलर की ना सुनो तो डीलर के ऊपर तो नहीं रही सर्दियों में, तो वो कहेगा आपके इंजीनियर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा कस्टमर बढ़ा रहा है। हम कहेंगे भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, डीलर को बोलो वो चेंज करवाएगा। तो कहेंगे तो क्यों बोल के आए कस्टमर को, वो ऊपर कंप्लेंट इंजीनियर को। ये तो गलत है ना चीज। अगर हम कोई चीज अगर कस्टमर को सही बता रहे तो ऊपर कर देते कंप्लेंट, सेल्समैन कहीं किसी को, भाई कोई चीज ऐसे काम खराब कर रहा है मेरा, है ना। अगर सही राय दे तो ये लोग भड़काते हैं ऊपर जाके हटाने के लिए। अच्छा एक चीज समझना है, हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए या फिर कस्टमर के लिए? पहले कंपनी के लिए कर रहे हैं। हाँ तो देखो कंपनी के लिए कर रहे हैं तो कस्टमर को राय तो सही देनी पड़ेगी। राय देने के लिए उसका वे क्या है, आप उस कस्टमर को गाइड करो कि सर मैं डीलर से बात कर रहा हूँ, डीलर अभी आपसे कॉल पे डिस्कस करेंगे और आपको कंडीशन बताएंगे क्या कंडीशन। तो डेफिनेटली वो डीलर अपने आप गाइड करेगा। आप डीलर को प्रॉपरली गाइड करो और उस एफएसआर पे कस्टमर के साइन लो कि सर ये कंडीशन है, यहाँ बैटरी नहीं लगी है और आप लोड चला रहे हो। आप कस्टमर को मत बोलो मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी और डीलर को इन्फॉर्म कर दिया। सर मैंने ऐसा हुआ, मैं गया, मैंने बोला कस्टमर को कि मैंने डीलर को बोला सर इस पे ऐसी को बोला सर चेंज होगी, ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली समझाया, तो बाद में भी कंप्लेंट कर दी उल्टा बोल के। ये भी कर देते जबकि हम अच्छे राय दे रहे तब भी कर दी। ठीक है, उसका देने का तरीका यही है, डीलर के थ्रू दो, आप डायरेक्ट कस्टमर को मत बताओ। कोई टेक्निकल पॉइंट है तो डीलर को बोला था मैं कौन से। हाँ वो तो सर मैंने आपकी बात सही है, मैंने पर पहले करी थी हमने, उन्होंने बताया, मैं जिससे लगवाया तो मैंने उनका नाम पूछा, उनसे डायरेक्ट बताई, बोले ठीक है इसको अभी जो वायर लगी उसी पे सेट कर दो, अपने जो सेटिंग करनी है वायरिंग की मैं बाद में लगाऊं। हमने बाद में दोबारा फिर सेटिंग करनी पड़ेगी हमें, वो सर कह रहा है चलेगा नहीं। हाँ तो उसमें कस्टमर सुन नहीं लेता, तो कस्टमर क्यों कर दे सिखा, इनका ये है सिस्टम। हम तो अच्छा ही काम करने के लिए, और हम जब फील्ड में घूम रहे हैं तो अच्छा करने के लिए तो घूम रहे, समझे सर, और अच्छा रिजल्ट हो इससे और हम सुविधा दे सके सर्विस के लिए, कस्टमर परेशान ना हो ज्यादा से ज्यादा। ये लोग क्या करते, वायरिंग कम लगवा देंगे, कहीं कुछ है। आप डीलर को भी इन्फॉर्म करो, अपनी एफएसआर में उस चीज को नोट करो, कस्टमर के साइन लो, टेक्निकल टीम को भी इन्फॉर्म करो। अगर सेल्स पर्सन आपकी नहीं सुनते हैं तो टेक्निकल टीम अपने आप सुनाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि इस एरिया में ये इन्वर्टर ऐसी कंडीशन में लगा है, ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, तो आप इसको सही करवा लो। सर हम बोल देते, फिलहाल कभी हुई नहीं, एक बार हुआ तो प्रॉब्लम है इसलिए हमने बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार
और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, वो सिटी का कनेक्शन आपने बताया था 3-4 में, लेकिन दूसरा साइड में दिखा रहा था 4-5 में सर। दोनों अलग अलग होता है क्या सर? सिटी का दोनों दो अलग अलग इन्वर्टर ना, सिंगल फेस और 3 फेस। अच्छा, सिंगल फेज के लिए 3 और 4 पे, और 3 फेज के लिए 4 और 5 पे। हाँ, यस। तो वो इन्वर्टर के अंदर जब आप उसका कवर ओपन करोगे ना, तो आपको टर्मिनेशन पे लिखा हुआ मिलेगा सिटी की वायर यहाँ लगनी है, प्लस माइनस। क्योंकि मैंने देखा दोनों पे अलग अलग है, इसलिए आपको पूछ लिया, जो दोनों अलग अलग होता है। यस, ठीक, कोई वो मेंशन है, अलग अलग यूजर मैनुअल्स के हिसाब से अलग अलग कंडीशन। अच्छा, ठीक है सर नमस्ते। ठीक है, कोई नमस्ते। सर राहुल बोपरा बोल रहा हूँ, रायगढ़ मुंबई से। जैसे अपने किलोवाट के हिसाब से पर किलोवाट में कितना अर्थिंग डालना चाहिए सर हमें? जैसे 3 किलोवाट में अगर 2 है तो 5 किलोवाट, 10 किलोवाट में कितना डालना चाहिए अर्थिंग? देखो, अर्थिंग जो है बेसिकली डिपेंड करती है आपकी सोइल की रजिस्टिविटी पे। मान लो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने 100 किलोवाट का प्लांट लगाया, तो 100 किलोवाट के प्लांट का मतलब क्या हुआ कि कितनी मेरी डीसी वोल्टेज और कितना डीसी करंट शॉर्ट सर्किट आ सकता है। और अभी शॉर्ट सर्किट करंट को मेरी वो अर्थिंग की वायर और वो मेरी अर्थिंग किट क्या बियर कर सकती है जी। तो हम लोग बेसिकली थंब रूल क्या अपनाते हैं कि अगर कोई 20 किलोवाट या 30 किलोवाट का प्लांट है तो हम डीसी साइड तो अर्थिंग यूज करते हैं। 2 मीटर की होगी या फिर 2.25 मीटर की होगी तो 2 अर्थिंग वहाँ डीसी साइड में हम यूज करते हैं। और इससे बड़ा जब प्लांट होता है तो मल्टीपल अर्थिंग यूज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, ओके। क्योंकि अर्थिंग को लेके एक पॉइंट का आपको और भी ध्यान रखना है कि हर प्लांट पे 3 अर्थिंग होती है, एक एलए की अर्थिंग, एक डीसी साइड की अर्थिंग और एक एसी साइड की अर्थिंग। तो सबसे पहले डीसी और एसी साइड की अर्थिंग कभी भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है, अगर ये तीनों अर्थिंग की है आपने तो अर्थिंग टू अर्थिंग डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर से ज्यादा का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपने सबने नोटिस किया होगा कि जब एसी साइड इन्वर्टर डैमेज हुआ है तो वही इन्वर्टर आपको डीसी साइड पे डैमेज मिल रहा है, या फिर डीसी साइड डैमेज हुआ है तो एसी साइड पे डैमेज मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डीसी साइड से कोई सर्ज आया तो वो सर्ज इन्वर्टर में तो गया प्लस उस अर्थिंग में भी गया। अब अगर अर्थिंग नियर होगी तो क्या होगा, वो सारा सर्ज करंट वापस दूसरी अर्थिंग से होते हुए इन्वर्टर के पास पहुंच जाएगा। जी। तो इसका रीजन ये होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अर्थिंग की केबल जैसे हम लोग, हेलो, मैं तो सूरज बात कर रहा हूँ कि अर्थिंग केबल होती है उसका डायामीटर हम लोग मतलब उसकी वायर का जो निकालना होता है डायामीटर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देखो एमएनआरई क्या बोलती है। एमएनआरई ये कहती है कि जितने स्क्वायर एमएम की आप एसी वायर यूज कर रहे हो उतने स्क्वायर एमएम की आपको अर्थिंग वायर यूज करनी चाहिए डीसी और एसी साइड के लिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है एलए के लिए एज पर एमएनआरई अर्थिंग स्ट्रिप का ही यूज करना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने। तो जहां पॉसिबल हो वहां अर्थिंग स्ट्रिप ही यूज करनी चाहिए। हेलो, नेक्स्ट। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, जयपुर राजस्थान से बात कर रहा था, जीतराम। मेरे को बड़ी समस्या आती है सर इसमें, ग्रिड एक्सपोर्ट में जो वोल्टेज है ना लो कट, वो 200 से नीचे आते ही ट्रिपिंग करने लग जाता है सिस्टम। कभी लेनर का ही बंद करना, मतलब वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं उसमें। तो उस कंडीशन में काफी ऐसे सिस्टम है जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए, तो उस कंडीशन में क्या समाधान निकाला उसको सर? देखो, हाइब्रिड इन्वर्टर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि बहुत सेंसिटिव और इसका वोल्टेज रेंज भी फिक्स है। बाय डिफॉल्ट वोल्टेज रेंज जो है 185 से लेके 260 वोल्ट है। अगर इसके बीच में कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है तो आपका एक्सपोर्ट बिल्कुल स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, जो ट्रांसफार्मर वाला आता है उसमें भी सेम ये चीज है। तो वो सर कस्टमर डीलर होते तो क्या है, वो बेच के ये देते हैं कि बस 120 से सपोर्टेड कर लेता है वो। तो ये चीज कस्टमर को तो हम डायरेक्ट नहीं बता पाते, डीलर को ही बताते हैं, लेकिन डीलर भी यही बोलता है बाद में कि हमें इस चीज का पता ही नहीं। देखो, ट्रांसफार्मर वाले में क्या है मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट मैं ट्रांसफार्मर लेस की आपको क्लियर कर देता हूँ। 185 से लेके 260 वोल्ट, ठीक है, इस रेंज के अंडर है। तो आप प्लीज, अगर आपको लगता है कि किसी साइट पे इन्वर्टर ऐसी जगह लगा है जहाँ पे ग्रिड का फ्लक्चुएशन ज्यादा है,
तो उस डीलर को आप प्रॉपरली गाइड करो और आप उस FSR में लिखो कि ये रूरल एरिया में लगा और यहाँ ग्रिड की अवेलेबिलिटी और इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी पुअर है। इससे क्या होता है कि वो जो डीलर है जब वो नेक्स्ट टाइम लगाने जाएगा कहीं तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा। और इसका सोल्यूशन क्या करना है, इसका सोल्यूशन भी हमें ध्यान रखना है। अगर वो डीलर के नॉन में लोकल जेई है या लोकल SDO है तो वो वहां एक एप्लीकेशन सबमिट करे। उस एप्लीकेशन पे वो मेंशन करे कि मैंने गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए सोलर प्लांट लगाया है, मैं पावर को एक्सपोर्ट भी करवा रहा हूँ, एक कस्टमर की मैंने यहाँ इंस्टॉल किया है, लेकिन यहाँ पे ग्रिड की क्वालिटी बहुत पुअर है। तो आजकल डिस्कॉम बहुत ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेके। सर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वही कंडीशन है, उसकी काफी बार एप्लीकेशन दे चुका कस्टमर हो, 2-3 कस्टमर मिल चुके रहते मेरे को। हाँ, तो अगर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की डिस्कॉम में एप्लीकेशन देने पे काम नहीं हो रहा तो उसके सब डिवीजन में एप्लीकेशन सबमिट करो कि आपके इस ग्रामीण क्षेत्र के एरिया में इस डिवीजन में कोई काम नहीं करने को राजी है। क्योंकि ऐसा है कि अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि रूरल एरिया के अंदर ग्रिड लाइन जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो रही है, यानी कि 3 फेज की कनेक्टिविटी को के साथ छोड़ा जा रहा है रूरल एरिया को। उसका रीजन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के प्लांट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देने जा रही है, तो वो काम इसीलिए ही हो रहा है वहाँ पे। हेलो, मैं विजय बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर ऐसा है कि मेरे मल्टी क्वेश्चन है, मैं सबसे लास्ट में बात करने चाह रहा था लेकिन कोई बात नहीं, अब जब मेरा नंबर आ गया तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक कस्टमर के गया था, उसके 5-5 किलोवाट के 2 ऑन गेट लगे हुए थे। जब ऑन गेट जब रन करता है एक्सपोर्ट तो वो 20 से 30 वोल्ट आउटपुट बढ़ा देता है, वहाँ 290 के आसपास आउटपुट हो जाती थी, इनपुट हो जाती थी, और वो दोनों इन्वर्टर अपने आप को फाइट करके बंद हो जाते, कभी कौन सा हो रहा था कभी कोई सा हो रहा था। कस्टमर को समझाना बहुत भारी पड़ रहा था मेरे को। तो क्या अगर मेरा एक हाइब्रिड लगा हुआ है और मेरा एक ऑन गेट लगा हुआ है, वोल्टेज अपग्रेड को क्या एक्सेप्ट कर लेगा ये? मैं सुन नहीं पाया था अभी इनपुट और आउटपुट के रेंज क्या है, वो इनपुट की रेंज क्या है, मिनिमम और मिनिमम तो सुन ली थी मैंने। हाइब्रिड इन्वर्टर में जो ग्रिड वोल्टेज की रेंज है वो है आपकी 185 से लेके 260 वोल्ट, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, हम इसको 260 वोल्ट है। हाँ, मिनिमम सेट कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम हम 175 और मैक्सिमम 275 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास 10 वोल्ट का ही मार्जिन होता है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रहता। आपने सबसे पहले ऑप्शन ये बोला था किसी कस्टमर का ऑन गेट भी लगा हुआ है और वहाँ ऑन गेट के यहाँ उसके कस्टमर के यहाँ ऑलरेडी 240-250 वोल्टेज आ रहा है, ऑन गेट 20 से 30 वोल्ट बनाता है, वो कह रहा है दोनों मशीन आपके यहाँ लगी हुई है, आप क्या मेरी मदद करेंगे? तो देखो, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है, हमने क्या बोला कि इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर की आउटपुट को आप हाइब्रिड इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऐसा है कि वो आपको लग रहा है कि ग्रिड वोल्टेज, देखिए कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर ग्रिड वोल्टेज क्यों बढ़ाता है? क्योंकि आपकी ग्रिड की लाइन करेगा ना, वो पुश करता है ना, वोल्टेज को पुश करेगा तभी तो एक्सपोर्ट करेगा। अगर लो होगा तो वो एम्पियर डाउन होंगे तो वो पुश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, पुश करता है, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर साइड। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है ना, उसकी सेकेंडरी का वोल्टेज होता है 310 वोल्ट और कुछ ट्रांसफार्मर में 320 वोल्ट होता है। अभी कुछ टाइम में कुछ ऐसे टाइम आता है कि नो लॉस हो, नो लोड ट्रांसफार्मर चलते हैं। तो नो लोड ट्रांसफार्मर में जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो सेकेंडरी कितनी वोल्टेज लेगा इन्वर्टर से, यानी कि एक्सपोर्ट पावर से कितनी वोल्टेज लेनी स्टार्ट करेगा? वो तो बोलेगा कि 320 वोल्ट आने दीजिए, मैं तो इतने पे काम करता हूँ। तो इसीलिए ही मजबूरी है, लोड कम हो जाता है तो क्या करा जाएगा? जब हीटर एसी बंद हो जाएगा मतलब तो क्या करा जाएगा? अच्छा चलिए ठीक है, ये तो चलो एक क्वेश्चन ही हो गया। आप क्वेश्चन ही आता है, अरे एक क्वेश्चन ही आता है, मतलब मैं हेलो जवालू है। हेलो हेलो हेलो, हाँ पावर बैंक सेम लगा सकते हैं, उसको बैकअप ज्यादा चाहिए तो सेम लगा सकते हैं।
हाँ, पावर बैंक अगर आप बैटरी बैंक इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो बैटरी बैंक तो इंक्रीज हो जाएगा, पैरेलल बैटरी बैंक कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। मेरा जो ये और मैंने उसको सजेस्ट करा कि ऑफ ग्रिड की जगह हाइब्रिड लगवा ले। ठीक, कस्टमर हाइब्रिड लगवा लिया, वो कितनी एफिशिएंसी देगा, कितने परसेंट देगा हमें एफिशिएंसी? देखो हाइब्रिड इन्वर्टर जो है आपका, इसकी एफिशिएंसी इसकी कैटलॉग में भी दी गई है। इसकी एमपीपीटी की एफिशिएंसी अप्रोक्स 99% है और इन्वर्टर जो है ओवरऑल 97% है। 98% एफिशिएंसी मतलब ऑन ग्रिड की तरह ही काम करेगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है मेरा, चलो नेक्स्ट बात करें, मुझे अभी याद आ जाएगा, मैं अपने टर्न दोबारा लूंगा, मैं लास्ट मीटिंग के लास्ट में लूंगा। ओके। हेलो। यस। हेलो सर मैं विजय सागर बोल रहा हूँ हाथरस से सर। सर ये जो मॉडल अभी ये जो आ रहे हैं अपने अवेलेबल है, अभी इस टाइम पे मिल रहे हैं कि नहीं? अभी बीच में मिल रहे थे, बंद हो गए थे ये वाले मॉडल। नहीं, देखो स्टॉक खत्म हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉक और मिलेगा। उसके बाद फिर शायद होपफुली मार्च या अप्रैल मंथ से आपको कंटिन्यू मिलने स्टार्ट होंगे। और ये सर अपना मेरी अमित सर से बात हुई थी, 3-24 आने वाला था, उसकी अभी काफी डिमांड है मार्केट में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। तो वो कह रहे थे कि फरवरी के शायद फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। वो जब आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस महीने आने की सर उम्मीद है कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कंफर्म करते हैं। सर खुद मैं इतने सारे कस्टमर सर रुके हुए उसी चक्कर में, क्योंकि अभी मार्केट में और कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे इन्वर्टर नहीं है जितने अपने थे जो मॉडल आए थे अपने। जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। सर इन्वर्टर रखा है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मैं बात कर सकता हूँ? हेलो सर, जैसे कि हमने कोई इन्वर्टर लगाया और हमने क्या मतलब कंपनी नहीं लगाया, मतलब वेंडर से लगाया, तो जो सोल्यूशन के जो रूल्स हैं जो आपने बताया वो तो कस्टमर तो डीलर टू वेंडर पहले ही अप्लाई कर चुका होता है, हमें तो लास्ट टाइम में जाना होता है। क्या ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर माइंड पे कि इंजीनियरिंग की नॉलेज में ही लगना चाहिए? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इंजीनियर की नॉलेज का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10 प्लांट लगा रहा है तो आपको 10 प्लांट पे जाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई कंप्लेंट आ रही है तो वहाँ पे आप इनिशियल जब वेरीफाई करते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पर्टिकुलर मैंने इस प्लांट को विजिट किया तो मुझे ये चीज देखने को मिली है जो कि नहीं होनी। अब सर उस कंडीशन में उस केस में वो प्लांट आउट ऑफ वारंटी हो रहा है तो कस्टमर तो हमारा सर फोड़ देगा। अगर आउट ऑफ वारंटी हो रहा है तो डेफिनेटली, अगर उसको नॉलेज नहीं थी तो उसको नॉलेज ले लेनी चाहिए थी। तो सर उसको कौन अवेयरनेस करेगा, ये चीज है। और दूसरी बात, एक यूजर मैनुअल आपको नहीं पता सर हमारे साथ क्या क्या सलूक होता है। मेरे पास इस समय 90 इंजीनियर जुड़े हुए होंगे, तो 90 में से 99 यही बोलेंगे कि हाँ ये वाला ठीक है। तो अच्छा चलो क्या है, उस बात की कोई वाली बात नहीं है, वो चलो फेस कर लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, जैसे कि प्लांट रन रहेगा, चल रहा है, ये ऑल ओवर कितने यूनिट एक्सपोर्ट करेगा? हाइब्रिड की वो ऑन ग्रिड की तरह नहीं करेगा ना, पर डे 4 यूनिट, किसी ने ज्यादा करे किसी कम करे, उस हमें 365 डे का लेके चल रहा है कि भाई ये कर रहा है। तो यही है, अगर आप लोड नहीं चला रहे हो तो बिल्कुल सेम जनरेशन ही करेगा वो, सेम जनरेशन करेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि मतलब अभी कुछ लड़के कंफ्यूजन होंगे या कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, मैं जो गणना करता हूँ तार इनपुट करने की, वो लोड प्लस चार्जिंग का करता हूँ कैलकुलेट। तो क्या यही वाली बात है, उसका चार्जिंग लोड कितना है? कैसे, दोबारा रिपीट करना। जैसे कि मैं किसी भी ऑफ ग्रिड पे गया, ऑन ग्रिड पे गया या हाई ग्रिड पे गया, ट्रांसफॉर्मर लेस पे गया या नॉन ट्रांसफॉर्मर लेस पे गया, मैं कैलकुलेट जो करता हूँ ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर की कैपेसिटी और प्लस आउटपुट लोड, मतलब चार्जिंग लोड प्लस आउटपुट, उस पे करता हूँ मैं। जैसे 5 किलोवाट कन्वर्टर, जैसे कि 5 किलोवाट कन्वर्टर तो 5 एम का वायर लगना अप्लाई करना चाहिए इनपुट पे, तो 5 एम का नहीं हो, उससे प्लस ही होगा ना, तो चार्जिंग लोड भी है ना उसमें। 5 किलोवाट तो लोड वो कस्टमर चला रहा है और प्लस 2.5 किलोवाट का लोड आ रहा है,
तो 7.5 mm हो गया, तो मैं 10 किलोवाट का IDM का वो बोलता हूँ। तो क्या इसका चार्जिंग लोड मुझे पता लग सकता है? इसके PDF मैंने मांगी नहीं है, अभी मैं मांगूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या ये बात इस पर अप्लाई करती है? देखो, आप अगर वायर साइज को लेके बात कर रहे हो ना, नहीं वायर साइज का तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर लेस वाली बात हो रही है, तो यह मीटिंग हो रही तो यहीं के लिए कंफर्म कर लूं, इसलिए मैं ये वाली बात रखी है। बाकी क्वेश्चन फालतू हो तो कोई बात नहीं है, नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन को अभी समझ ही नहीं पाया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर जैसे कि 5 किलोवाट कन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, मुझे मोटा मोटी मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे मैं गलत हूँ मैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि पर किलोवाट पर पर mm का वायर लगनी चाहिए। जैसे 1 किलोवाट लोड है 1 mm का वायर लगनी चाहिए, 5 किलोवाट 5 mm का वायर लगनी चाहिए, तो 5 किलोवाट 5 mm का वायर लगनी चाहिए, लेकिन प्लस चार्जिंग लोड। जैसे कि मेरा ट्रांसफॉर्मर विद वाला है तो वो लोड ले रहा है 2.5 एम्पीयर का लोड ले रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि आप चार्जिंग लोड प्लस चार्जिंग लोड, यानी कि 7.5 किलो उसका हो रहा है, मेरा 7.5 mm का हो रहा है, तो IDM का वायर सफिशिएंट है मेरे लिए, 10 का लग जाता है, ठीक है। अपनी एजम्पशन को ना पहले रिटर्न प्रूफ दो, ठीक है। रिटर्न प्रूफ कैसे देना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी यूजर मैनुअल में देखना है कि इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पियर कितना है मैक्सिमम। देखो जैसे ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पियर 120 एम्पियर है। डिस्चार्जिंग का पॉइंट तो बैटरी वायर पे जाएगा ना। हाँ, मैं बैटरी वायर की बात कर रहा हूँ अभी। तो बैटरी वायर की बात ही नहीं हो रही है, बैटरी वायर 10 mm या 16 mm, वो तो बात की बात अलग रही। 105 mm का वो 110 एम्पियर का लोड है, तो वो 10 एम्पियर से ऊपर ही लगेगी, तो वो 10 mm से ऊपर ही जाएगा ओरिजिनल वाला गेज। तो नेक्स्ट अगर इनपुट और आउटपुट है तो उसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग एम्पियर दिया हुआ है ना, मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट एम्पियर कितना ले सकते हैं। चार्जिंग करंट तो सर उतना ही आएगा ना, डिस्चार्जिंग करंट 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट का ही तो आएगा। सर ये शायद ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सर मैं तब करूंगा थोड़ा सा, ये शायद ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सपोज हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर और उसके लोड पे आउटपुट पे जो रहता है उस पर हमने 5 किलोवाट का पूरा लोड विड्रॉ कर रहे हैं, प्लस हम बैटरी चार्जिंग भी ज्यादा करा रहे हैं, मतलब 100% होगी ऑन गेट से मैक्सिमम चार्ज हो सकती है बैटरी, हमने वो भी ले रखा है। तो क्या साइमल्टेनियसली दोनों का करंट, मतलब इन्वर्टर में 5 किलोवाट है तो उससे 5 किलोवाट भी ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा क्या लोड? नहीं, अगर आप 5 किलोवाट का लोड चला रहे हो तो उस टाइम बैटरी चार्ज कैसे कर रहे हो? नहीं सर, जब हमारी लाइट आ रही है, ग्रिड चार्जिंग की बात हो रही है, ग्रिड चार्जिंग। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट कस्टमर 5 किलोवाट लोड चला रहे, 5 किलोवाट सफिशिएंट है। 5 किलोवाट के बाद अगर लोड नहीं चला रहा है या चला रहा है तो ऊपर जाएगा चार्जिंग प्लस लोड जाएगा, नहीं आएगा, तो वो तो मतलब लड़कों के लिए क्लियर हो जाएगा, मेरे लिए तो क्लियर है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात पूरी मीटिंग में कंफर्म कर रहा हूँ ना, ये बताओ। देखो इसमें क्या क्वेश्चन मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें ये फंक्शन होता है कि जब आप चाहे लोड चला रहे हैं प्लस बैटरी चार्ज कर रहे हैं, अगर वो लोड ग्रिड से चल रहा है, उस ग्रिड से क्या चल रहा है, लोड वायर तो आपका जा रहा है लोड की तरफ, यानी कि लोड वायर हमारा 5 किलोवाट का लोड चला रहा है, 5 kVA का इन्वर्टर, 5 किलोवाट का इन्वर्टर 5500 वाट का लोड रख दिया, तो आपने लोड के लिए उस वायर साइड को यूज कर लिया। अब सेम टाइम में चार्जिंग हो रही है सर, सेम टाइम में चार्जिंग हो रही है, ऐसे मान लीजिए जब आप ग्रिड चार्जिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टर के लोड वायर से लोड भी चल रहा है प्लस बैटरी भी चार्ज हो रही है। हाँ, तो वो इंक्रीज होगा ना, वो तो लोड 5 किलोवाट के इन्वर्टर के हिसाब से नहीं लगेगा, वो तो 7.5 के या 8 किलोवाट के इन्वर्टर के हिसाब से लगेगा। बिल्कुल, तो वो उस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं मीटिंग के साथ तो बोलना चाह रहा था, ऐसी कोई वाली बात नहीं है, मतलब सबको आना चाहिए। यस बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैक्सिमम कंटिन्यूस AC पास थ्रू, यानी कि ग्रिड टू लोड, यानी कि 30 एम्पियर का 35 एम्पियर का लोड चला सकता है। आपने ये क्लियर नहीं करा कि मेरा इन्वर्टर अगर चार्ज करेगा लिथियम बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को, तो क्या दोनों के एम्पियर अलग अलग आएंगे या सेम ही आएंगे चार्जिंग के? ग्रिड वायर पे तो सेम ही आएगा ना, जो मैक्सिमम उसने ग्रिड से लेना है। वो तो इन्वर्टर का मोड डिसाइड करेगा कि मैं लेड एसिड पे कर रहा हूँ ग्रिड को कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना ट्रांसफॉर्मर लेस वाला जो है तो वो कितना लोड लेगा, ट्रांसफॉर्मर वाले का तो मेरे को पता है कॉन्सेप्ट, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कितना लोड लेगा ये चार्जिंग के टाइम में। बैटरी
नील है, ऐसे मान लीजिए। तो मैं तो 120 एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज कर सकता हूँ ना। 10 नॉट मैटर, मैंने अपनी चार्जिंग सेट ही कर रखी है 25 एम्पियर। मैं 120 एम्पियर में क्यों जा रहा हूँ? मैं 120 एम्पियर में जा ही नहीं रहा। 5 किलोवाट कस्टमर लोड चला रहा है, मेरी बैटरी बैंक नील है, 25 एम्पियर का बैटरी चार्जिंग हो, टोटल लोड कितना होगा? आप बैटरी वोल्टेज और इससे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग एम्पियर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रिड साइड से एम्पियर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? वो तो मैं हूँ ऑफ ड्यूटी पे हूँ या ऑन ड्यूटी में, मैं चेक कर लूंगा। मुझे आप ये तो बताएंगे वो कितना करेगा। मैंने कहा बैटरी नील है, नील पे आपका जो लो कट ऑफ है उसको बता दीजिए मेरे को, मैं उस हफ्ते लेके चलूंगा। बैटरी इंक्रीज होगी, एम्पियर घटेगा, तो उनका नियम काम पड़ जाएगा। मान लो आपके पास 41 बैटरी वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 25 एम्पियर मैंने सेट कर रखा है बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। लोड भी चल रहा है, बैटरी भी नील है। बैटरी को वो 1025 वाट से चार्ज कर रहा है और प्लस 5 किलोवाट का लोड ग्रिड से चल रहा है। ये गणना कैसे करूंगा कि 1005 से कर रहा है? अरे यार, आपका बैटरी वोल्टेज 41 वोल्ट है ना। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लूंगा, मैं पीडीएफ ले लूंगा। ठीक है आपकी बात सही, ठीक है 105 से कर रहा है। पीडीएफ ले लो वाली क्या बात है? 41 बैटरी वोल्ट है, आप कह रहे हो कि मैंने 25 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना सेट कर रखा है डिस्प्ले में, तो 1025 वाट पावर से चार्ज हो रही है ना वो। ठीक है। और यही आप जब ग्रिड साइड से चेक करोगे तो 230 वोल्ट से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि 4.4 एम्पियर ग्रिड से डिस्चार्ज कर रहे हो। मतलब 4.4 यानी कि मैं 1.25 किलोवाट मतलब ग्रिड से ले रहा हूँ, प्लस होगा वो। हाँ बिल्कुल, 1025 वाट आप ग्रिड से ले रहे हो, बीच में जो एफिशिएंसी लॉस होना है वो है। मुझे 8 एमबी की वायर सफिशिएंट है मतलब 5 किलोवाट में। वायर साइज यूजर मैनुअल में दिया है, उसको फॉलो करो, बेटर है। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन को जनरली क्या होता है, जो पुराना इन्वर्टर का सिस्टम था कि जब हम घर में उसको कनेक्ट करते थे तो हम सिंगल वायर ले आके पूरे घर में रोटेट करते थे। अभी जो हाइब्रिड इन्वर्टर आया है इसमें हमें पैरेलल वायर लेके जाना पड़ रहा है। तो अगर हम किसी पुराने इन्वर्टर को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे उसको कर सकते हैं सिंगल वायर? नहीं, आपको वायर तो डबल ही यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए सर किसी की वायरिंग ही सिंगल हो रखी है और कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई कह रहा है कि मैं कराना नहीं चाह रहा हूँ, उस केस में कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन? कहीं कॉमन लोड पॉइंट पे तो लेके आ रहा होगा ना वो। मतलब जनरली वो एक ही वायर पूरे घर में रोटेट हो जाता है ना सर, अब वायरिंग डालना कहीं कहीं हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। तो उसका न्यूट्रल जो है कहीं तो कॉमन आ रहा होगा, कहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कॉमन आ रहा होगा। वो तो स्टार्टिंग से ही कॉमन रहता है ना, पूरा एक ही जगह कॉमन रहता है। हाँ, तो यही वायरिंग में यही ध्यान रखना होता है हाइब्रिड इन्वर्टर्स में कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है आपको कनेक्शन वहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम सबकी मेंटलिटी कैसी है, एक सिंगल वायर कनेक्ट कर दो, न्यूट्रल तो डायरेक्ट अप्लायंसेस में जा ही रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये कोई न्यूट्रल नहीं जनरेट कर रहा है। हाइब्रिड इन्वर्टर आपका न्यूट्रल नहीं जनरेट करता है, तो आपको न्यूट्रल वायर उसके साथ देना पड़ता है। ओके अच्छा, अगर इनपुट पे हाइब्रिड इन्वर्टर के इनपुट पे अगर स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो क्या ये सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो सर ये वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन आ रहा है तो ये इससे रेक्टिफाई हो जाएगा क्या? 100% होगा। तो मतलब कहीं अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है जैसा भी कंसर्न आया था कई इंजीनियर्स के साथ में, तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं स्टेबलाइज करके वहाँ पे, राइट? आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन्वर्टर मैक्सिमम ग्रिड वोल्टेज कितनी दे सकता है और स्टेबलाइजर की रेंज क्या है मैक्सिमम ग्रिड वोल्टेज की। ओके, ये दोनों मीट करनी। हेलो इन्वर्टर की जो बॉडी है दोबारा रिपीट करिए कुछ। जो सर इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग रहती है और जो टर्मिनल अर्थिंग रहती है वो किससे करना होता है, एसी से या डीसी से? दोनों एसी से। इन्वर्टर बॉडी और इन्वर्टर की एसी टर्मिनेशन की जो अर्थिंग है वो एसी साइड से करनी होती है। सर जैसे कि हेलो जैसे कि मैं तो 3 अर्थिंग बोलता हूँ, एक उसकी क्या नाम है इन्वर्टर की अलग, एक डीसी की अलग, एक पैनल की अलग। कुछ डीलर जो होते हैं पैसे बचाने के लिए सेम कर देते हैं या 2 कर देते हैं या 5 में कर देते हैं, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा इस वाले इन्वर्टर पे? बिल्कुल 100%। ये इन्वर्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर किसी भी इंस्टॉलेशन मिसहैपनिंग की वजह से इन्वर्टर डैमेज हुआ जब लगा इन्वर्टर तब रोड नहीं पड़ी हुई थी, अब उसने वहां के वार्ड में मैंने रोड पड़वा दी और मुझे ये नहीं पता कि अर्थिंग किस एरिया में लगी हुई है,
बोला यहाँ लगी है, अर्थिंग गलत आ रही है, अर्थिंग 10 आ रही है मेरी। तो मतलब उस केस में इन्वर्टर की गारंटी पास होगी? नहीं, देखो अगर इंस्टॉलेशन इशू की वजह से इन्वर्टर में कोई भी डिफेक्ट हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो वो आउट ऑफ वारंटी में ही कंसीडर होगा। हमारे वीडियो वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारा एक्सलेशन इस केस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, हमें डीलर को ही निभाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को ही निभाना है। तो मतलब ये पहले से अवेयरनेस हम लोग पहले नहीं दे सकते क्या? अब ये अवेयरनेस के लिए हम लोग यही तो मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। जब आप साइट पे जा रहे हो, आपने देखा है कि ये प्रॉब्लम है, आप अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करो, टेक्निकल पर्सन को बताओ, सेल्स पर्सन को इन्फॉर्म करो, वो अपने आप ही लाइन अप होगा। हेलो सर, सर नमस्कार। चलो मैं म्यूट हो रहा हूँ। हेलो हाँ सर, गुड इवनिंग सर, आई एम विजय सर फ्रॉम कानपुर। यस हाउ आर यू सर? फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन सर। Sir, I think you know everything about hybrid. Yeah, sir, I know, sir. But regarding this, I need one requirement, sir. When I dealer calls, you have any catalog or something, sir, regarding that settings? You see that slide? You have seen this slide? Sir? Here you are seeing that this is warranty card given. Warranty card as a QR code, so you can easily download the manual. Okay. Because you also take from your technical person. They are supporting, sir. That is not issue. But what I recommend is they are asking from phone calls from all areas. I have to say no, sir, or they are not able to say it. I have to go to site for everything. That's why I'm asking if I have any catalog like that. I can do one thing. You can do one thing. You inform to your technical person to provide this particular settings video. So they will provide to you. You can separate. Okay. I also made 2 videos and sent to Amit sir and Kumar Sangam sir regarding that settings everything. I need total settings everything, sir. That's why I'm asking. Okay. Yeah, you can take from your technical person. That the dealer are all they're thinking that we doesn't know anything. For everything we are taking time to consult with the technical person, and after they are saying like that issue going, sir. But remember one thing. So we have sent the hybrid inverters with no battery option. Why it is important? Okay. You know, we did not know about which battery is connected, which type of battery they are connecting, what wire size they are using. So that's why we also want that every user call to technical person and confirm to them. Okay. So this is important. This is for first time for every user. Okay. Battery should not be set on. Yeah, because inverter has a default settings. It will not turn on by connecting the battery. Okay. You have to discuss with technical team, then we can turn on. Okay. If you add batteries, we have to talk to technical person and we have to turn on them. Yeah. Because when you talk with technical person, they will ask the general information like what wire size they have used, what kind of battery they have. Okay, I understand. So after that, they will do the whole settings. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. That's if you I'll ask you to Kumar Sangam. Okay. हाँ सर नमस्ते। हेलो नमस्ते सर, मैं बोल रहा था जो हमारा जो ट्रांसफार्मर लेस वाला है जो भी, उसमें हम कितना तक आउटपुट में लोड दे सकते हैं? देखो इन्वर्टर की जो रेटिंग है उस रेटिंग से आप 10% ज्यादा का लोड कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर है ना, तो आप 5500 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हो। हेलो, अच्छा, तो इसमें क्या जो कुछ कस्टमर क्या करते हैं, पानी का जो मोटर होता है ना वो भी चलाते हैं, ये कुछ इशू नहीं करेगा ना? अगर इन्वर्टर कैपेसिटी के अंडर है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। सर इसमें विदाउट सिटी इन्वर्टर को चालू मतलब चला सकते हैं क्या, विदाउट सिटी लगा के? सिटी कनेक्शन चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब एक्चुअली सर सिटी किस लिए सर दिया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन आपने किया कि सिटी दिया किस लिए गया। सपोज करिए बेसिक घर की वायरिंग कैसी होती है कि उस ग्रिड पॉइंट से पूरा लोड कनेक्ट होता है, ऐसी वायरिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी वायरिंग में
कुछ नहीं करना है। अगर आपको सीटी कनेक्ट करके जीरो एक्सपोर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो, आपका सिर्फ घर का लोड ही रन होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नेट मीटरिंग कर रखी है तो डेफिनेटली आपका जब तक ग्रिड अवेलेबल है, जब तक इन्वर्टर पावर प्रोड्यूस करता है, तो आपका ये घर का लोड चलता रहेगा। और अगर आपको कोई बैकअप लोड पॉइंट पे कनेक्ट करना है तो वो लोड भी आपका रनिंग होता रहेगा। तो सिटी का पर्पस क्या है? जीरो एक्सपोर्ट टू लोड और जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, यानी कि जो भी आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही लोड रन होगा और पावर एक्सपोर्ट नहीं होगी। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, आप लोड भी चला रहे हो प्लस अगर एक्सपोर्ट भी करती है तो वो आपकी पावर को भी एक्सपोर्ट करेगा, सिटी की कंडीशन है। मतलब जब लोड एक्सपोर्ट होगा तभी सिटी लगाएंगे, मतलब अदरवाइज सिटी नहीं लगाएंगे क्या? नहीं, देखो सिटी की पहली कंडीशन है कि वहां पे नेट मीटरिंग नहीं है। ठीक है, अगर नेट मीटरिंग नहीं है तो हम पावर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे हम सिटी का यूज करेंगे। सर यहाँ पे ये वाला नियम काम कर देगा, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नीड नहीं है ना, आपको सिटी इन्वर्टर के साथ आप उसका यूज करना। नहीं, कस्टमर ने ये लगवाया नहीं, नेट मीटरिंग कराई नहीं है, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि हम कोई पावर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ना। हाँ, और जेनसेट पे भी मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी कस्टमर के यहाँ हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, ये वाला कस्टमर के यहाँ, और एक ऑन गेट लगा हुआ है, क्या उसकी पावर्स को इंक्लूड हो जाएगी या नहीं होगी? आप इस डायग्राम में क्या समझते हो? इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो कहाँ जा रही है? हाइब्रिड इन्वर्टर में। हाँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जो मेरा नेक्स्ट वाला लगा हुआ है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अगर घर में लोड होगा तो घर में उतार देगा। ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये पहले क्या कर रहा था? डायरेक्ट मीटर में एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी ये क्या करेगा? अगर आप करना चाहते हो तो इस इन्वर्टर की आउटपुट हाइब्रिड इन्वर्टर में जाएगी और ये हाइब्रिड इन्वर्टर उसकी पावर को यूज करेगा टू चार्ज दी बैटरी, टू रन दी बैकअप लोड एंड टू एक्सपोर्ट दी पावर। मतलब कर लेगा ना इजिली। सर इसकी पीडीएफ दीजिए। अच्छा सर, थोड़ा नया इन्वर्टर है ये और हमें पढ़ के करना है, थोड़ा कस्टमर का इम्प्रूव थोड़ा गलत होता है, क्या एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 5 दिन के लिए इन्वर्टर मिल जाएगा? आप साइट पे जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट वहीं हो जाएगा आपका। आपको इन्वर्टर क्यों चाहिए? सर वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट गलत मिलता है, और कम से कम 90 कॉलेज रहती हैं, हमारी 90 कॉलों में इंक्लूड कॉल है। सोनी सर भी इंक्लूड रहते हैं, अमित सर भी इंक्लूड रहते हैं, हालांकि फीडबैक देते हैं बराबर से, लेकिन सेम टाइम में मेरी कॉल कनेक्ट हो गई तो मुझे दे दिया, अगर नहीं दिया तो क्या एक्सपेरिमेंट के लिए हमें इन्वर्टर मिल सकता है? वो हमारी जिम्मेदारी है, हम 5 दिन के बाद रिसीव करके हम वापस कर देंगे। नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम म्यूट। ओके, आई थिंक टाइम काफी हो गया है और मीटिंग सेशन जस्ट 2 मिनट्स में अभी ओवर होने वाला है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप अपने टेक्निकल पर्सन को जरूर शेयर कर देना, वो आपको इसका आंसर भी दे देंगे। और ये पीपीटी आपको सबको मिल जाएगी अरुण जी के थ्रू, तो आपको ये पीपीटी शेयर कर देंगे। इस पीपीटी को भी शेयर करो और यूजर मैनुअल को भी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से। मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक कस्टमर के 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा अपना हाइब्रिड। ठीक है, तो कस्टमर का लोड ज्यादा होने के कारण क्या होता है, बैटरी लो हो जाती है, कस्टमर की लाइट भी नहीं आती सर। तो उस कंडीशन में इन्वर्टर अपना दोबारा अगर ग्रिड आती है, ठीक है, तो मैक्सिमम वो क्या पता एक आधे घंटे में ऑन होए, बीप करता रहता है अपना ये हाइब्रिड इन्वर्टर। तो ये दोबारा रनिंग में जब लग नहीं आता, जब लग बैटरी वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बैटरी लो के इंडिकेशन में बीप करता होगा। तो ये उस कंडीशन में है ना, बैटरी बिल्कुल डीप में चली जाती है सर। लेड एसिड है अपनी लिथियम बैटरी है सर। ओके, उस कंडीशन में क्या होता है, कस्टमर का रहता है बैकअप का इशू। तो उसको मेरे को जाने के बाद मैं 2-3 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, अमित सर से भी बात हुई है, सुनील सर से बात हुई है। तो उसमें क्या होता है, सिस्टम की बैटरी को बिल्कुल ऑफ करके ऑन करके फिर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है सर।
तो ये बैटरी की प्रॉब्लम है या फिर बैटरी और इन्वर्टर के बीच में कोई एमसीबी लगी है उसकी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको बिल्कुल रेगुलर दोबारा चला देना सर, प्रॉपरली काम करता है। ओके सर मैं भी यही इसी से थोड़ा प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। ये जो है जैसे मतलब बैटरी वोल्टेज इंक्रीज हुआ या सोलर हमें प्रोवाइड हुआ, तो क्या बैटरी वोल्टेज इंक्लूड हुआ तो इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट नहीं हो सकता? देखो इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर बैटरी लो कंडीशन में जाके बंद नहीं हो रहा, वो बैटरी लो का बीप दे रहा है। अगर लाइट नहीं है तो सोलर जितना है उससे वो लोड को रन कर रहा है और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। लेकिन सोलर भी नहीं है, ग्रिड भी नहीं है। 6:30 बजे इन्वर्टर डाउन हो गया, प्लीज आस्क 6:30 बजे इन्वर्टर डाउन हो गया और 7:30 बजे 8 बजे धूप आ गई, ठीक है, बैटरी वोल्टेज इंक्रीज हुआ है। जब तक इन्वर्टर रीसेट नहीं करा, इन्वर्टर ऑन ऑफ नहीं करा, तब तक इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेटर देता है। बिल्कुल हो गया, राइट है। बाकी टाइम कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो 6 बजे से जॉब करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं 11 बजे जॉब करते हैं, और कुछ कस्टमर होते हैं 11 बजे के बीच में, 11 से 6 के बीच में बिस्तर में होते हैं। वो कहते हैं मैंने जब पैसा खर्च करा मैं बटन दबाने क्यों जाऊं? यस वो तो ये कहता है मैंने पैसा खर्च करा है भाई। तो इसका कोई सोल्यूशन है सर? देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बैटरी लो में प्रोटेक्शन में तो इन्वर्टर बंद होगा ही होगा। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे हमारे पास लोड के लिए आपने ऑप्शन बताया, मैं सुनो सर, उस टाइम लाइट भी आ जाती है, लाइट के बाद जाता है वो काफी टाइम के बाद ऑन होता है सर वो। अरे आपका तो हो जाता, मेरा तो ऑन ही होता है, या फिर आपको ग्रिड से लोड चालू हो जाता है। अच्छा सर इस इन्वर्टर में ऐसा कोई ऑप्शन है कि एसी एक पॉइंट पे डालो और घर की लाइट एक पॉइंट पे डालो, अगर बैटरी पॉइंट लो चला गया तो एसी बंद हो गए? कस्टमर समझ जाता है कि एसी मेरा इन्वर्टर मेरा डाउन हो गया, एसी बंद हो गया। तो जो इमरजेंसी लाइट है, जैसे नाश्ता करना है, किचन की लाइट जल रही है, नाश्ता बनाना है, तो ऐसा क्या पॉइंट है उसमें कि वो लाइट जलती रहे? स्मार्ट लोड जैसे कि अभी बात चल रही थी, स्मार्ट लोड पॉइंट पे आप कनेक्ट रखो उसको। स्मार्ट लोड पॉइंट पे हमें सेटिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा या टर्मिनल चेंज करने पड़ेंगे? नहीं, उसमें पोर्ट दिए गए हैं, टर्मिनेशन पोर्ट है, वहां पे आप कनेक्ट करोगे। एसी और हैवी लोड हमें वहां कनेक्ट करने हैं, और जो नॉर्मल लोड है जो हमें कभी बंद ही नहीं होना है जब तक बैटरी डाउन नहीं होती है या सोलर डाउन नहीं होता है या ग्रिड डाउन नहीं होती है। हाँ ठीक है समझ आएगा, कौन सा समझ गया सर। आप बात करिए, मैं हेलो हाँ जी, राजेंद्र ब्रह्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर ये 5 kV का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, ठीक है ना, तो ये 48 वोल्ट है ना? बिल्कुल 48 वोल्ट ही है। तो मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जैसे 48 वोल्ट है तो क्या होगा? तो इसकी जो MPPT पे कन्वर्ट करेगा क्या चार्जिंग पे कन्वर्ट करेगा वो? आप लोड चला रहे हो और लोड को प्रायोरिटी दे के तो लोड को देगा प्रायोरिटी, क्योंकि सोलर भी लोड की तरफ जाएगा ना, वो बैटरी थोड़ा चार्ज करेगा। तो बैटरी कब चार्ज करेगा सर? मतलब लोड भी चल रहा है हमारा, बैटरी भी चार्ज नहीं होगी उसमें सर? देखो ऑप्शन है कि आप प्रायोरिटी बैटरी चार्ज को देनी है पहले या लोड को देनी है। वो अच्छा। आप ग्रिड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि हम मुझे पहले लोड चलाना है, बैटरी मेरी चार्ज होगी, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रिड हमेशा रहता है। अगर ग्रिड कम है तो डेफिनेटली आप बैटरी पहले चार्ज करोगे। नहीं, ग्रिड नहीं है उस समय क्या होगा? ग्रिड नहीं है तो आपका लोड किससे चलेगा? सोलर प्लस बैटरी से ही तो चलेगा ना। हाँ, सोलर प्लस बैटरी से चलेगा, लेकिन बैटरी उस समय कंडीशन ये आएगी ना कि बैटरी चार्ज नहीं होगी फिर उस समय। अब आप लोड चला रहे हो 5000 वाट, सोलर आ रहा है 2000 वाट, बाकी 3000 कहाँ से लेगा? वो बैटरी से ही तो लेगा। अच्छा। ये कंडीशन हमारा पैनल हमारा 6 kV का लगा हुआ है, मान लो 5 किलोवाट से ऊपर लगा हुआ है, फिर उस कंडीशन में क्या होगा सर? पैनल से कितनी पावर आ रही है? मान लो आपने पैनल लगा के 6 किलोवाट, अगर वो पैनल 5 किलोवाट पावर दे रहा है, 5 किलोवाट लोड चला रहा है, तो आपका बैटरी बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगी। अच्छा, उस पर मतलब शेयरिंग करता रहेगा दोनों में, है ना? हाँ, वो शेयरिंग पे है। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही मैं जानना चाह रहा था।
हेलो हेलो। हाँ सर, हमारी जो है 48 वोल्ट की जो बैटरी है हमारी 16 सेल की है। हेलो हेलो अभी सर अभी अभी वो एग्जिट हो गए हैं विजय जी, अगले सेशन में करेंगे। हाँ गौतम जी आप अभी ऑनलाइन हैं? हाँ जी मैं ऑनलाइन। हाँ प्लीज आप कीजिए स्टार्ट प्लीज। सर हमारी 16 सेल की बैटरी है। नहीं विजय जी अभी नहीं हो पाएगा, अभी वो एग्जिट हो गए हैं। गौतम जी आप प्लीज, गौतम जी आप कीजिए, कोई भी इंजीनियर, मैं सेंड कर दूंगा, हाँ मैं सेंड कर दूंगा। गौतम जी प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, कोई भी इंजीनियर छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? मीटिंग को भी, अभी मीटिंग चालू है, मीटिंग कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग